इस ड्रामे के हीरो का नाम है ली योंग जुन और वो योंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। जब से उसने अपनी कंपनी को संभाला है तब से उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है और इसी वजह से वो देश का मोस्ट टैलेंट सीईओ का टाइटल भी जीत चुका है। और जहाँ तक उसकी अपीयरेंस की बात करें तो वो बहुत गुड लुकिंग है। एक अच्छी हाइट और ब्यूटीफुल फेस होने की वजह से उसके अंदर नखरा भी कमाल का है। बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम है कि वो उससे मिल सके, उसके करीब आ सके, लेकिन वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देता। और आज जब वो पार्टी में जाता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। और इसका जवाब हमें बाद में मिलने वाला है। अब हमें ड्रामे की फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं जिसका नाम है किम मिसो और वो मिस्टर ली यंग के साथ 9 साल से काम कर रही उनकी सेक्रेटरी की सीट पर। अगर ये कहा जाए कि वो एक परफेक्ट मैन की परफेक्ट सेक्रेटरी है तो ये गलत नहीं होगा। मिस्टर ली जोंग की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी होती है। आज जब वो उसे एक मीटिंग के लिए रेडी करती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने आज तक मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान देखा है। और ऑफ कोर्स सेक्रेटरी किम को अच्छे से पता था कि इसे अपनी तारीफ करना कितना पसंद है। वो हर दफा जवाब में या तो उसकी तारीफ कर देती थी या फिर स्माइल करती होती थी। आज ली जोंग बहुत गुस्से में जाता है और मिस्टर जो को वो काम से निकालने की धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का इमेज खराब हो गया है। पता है इमेज बनाना कितना मुश्किल काम होता है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, जबकि मिस्टर जो का रोना धोना स्टार्ट था कि शायद मैं अब इस जॉब पर नहीं रह सकूंगा। लेकिन सेक्रेटरी किम सारा कुछ वहां से कवर अप करती है और उसे कहती है आज का दिन ऑफ ले लो, घर पर रेस्ट करो, कल आ जाना। लेकिन उसके निकलते ही उसका डेस्क और उसकी सारी चीजें रिमूव करने का ऑर्डर दे देती है। और यहाँ पर वो यही जवाब देती है कि आज तक क्या मिस्टर ली यंग ने किसी को सेकंड चांस दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं देने वाले। और तो और मिस्टर ली योंग इस सीट पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, उनकी कैलकुलेशन और उनका बिजनेस एक्यूमेंट कमाल का है। और आज एक प्रेजेंटेशन में एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और वो कैलकुलेशन में वो मिस्टेक 2 मिनट में पकड़ लेते हैं और कहते हैं और उसके जाते ही दिखाते हैं कि हर कोई उससे डरता भी बहुत है और उससे इंप्रेस्ड भी बहुत है। आज वो सेक्रेटरी किम से कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। याद है 9 साल पहले तुम मेरे साथ यूएस की ट्रिप पर जब गई थी तो तुमने कितनी मिजरेबल इंग्लिश बोली थी। अब यहाँ पर सेक्रेटरी किम सारा क्रेडिट अपने बॉस को देते हुए कहते हैं सब आपके गुस्से और मुझे एम्बैरस करने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, वरना मैं इस काबिल कहां थी। और वो दोबारा से उसे एम्बैरस करना कंटिन्यू रखता है, ये बताते हुए कि उसने एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत की है। अब उसके बाद शाम को ली योंग एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर वो अपनी पार्टनर साथ में सेक्रेटरी किम को ही लेकर गया था। ये स्पेनिश एम्बेसडर की पार्टी थी और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ली योंग न सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से जानता था। बहुत सी गर्ल्स उससे इंप्रेस थी और तो और कुछ को ऐसे लगने लगता है कि स्माइल करता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन वो उन तीनों गर्ल्स को हटाता हुआ उनके बीच से गुजरकर जाकर सामने मिरर को देखने लगता है और यही सोच रहा था कि क्या कोई मेरे जैसा हैंडसम हो सकता है इस दुनिया में दूसरा। और बस वहां से वापसी पर जाते हुए यहाँ पर सेक्रेटरी की मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और वो आगे से उसे तुरंत ही रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो ये कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गई होगी। बोलने लगता है कि देखो मुझसे अब लव कन्फेस मत कर देना, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसे खराब मत करो। और किम उसकी बात पर सिर्फ स्माइल कर देती है और फिर कहती है नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एक्चुअली आप अपने लिए नई सेक्रेटरी तलाश कर ले, मैं ये जॉब क्विट करने वाली हूँ। और वजह वो यही बताती है पर्सनल रीजंस। अब यहाँ पर तो वो इट्स ऑल राइट कह देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस बात से ली यंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात के 2 बज चुके हैं, उसे नींद क्यों नहीं आ रही। शायद जाने अनजाने में इस 9 साल के अंदर अंदर उसे सेक्रेटरी किम की एक आदत सी पड़ चुकी थी और उसके बगैर वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में भी ये खबर फैल जाती है कि मिस किम ये जॉब छोड़ने वाली है। सब उससे पूछते हैं तो वो भी उनको पर्सनल मैटर कह देती है और उसके बाद ऑफिस की बाकी गर्ल्स यही सोचने लगती हैं कि नेक्स्ट सेक्रेटरी कौन बनेगी। यहाँ पर मिस बॉन्ग को बहुत ज्यादा आशा थी कि मिस किम के जाने के बाद वही ये सीट संभालेगी, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे मिस्टर ली योंग इतने हैंडसम है, इस ऑफिस में दूसरी ब्यूटी सिर्फ मैं ही हूँ। अब नेक्स्ट डे ली योंग उससे इस बारे में बात करने की कोशिश तो करता है कि तुमने अच्छे से सोच तो लिया है, लेकिन क्या करता उसे रोक भी नहीं पाता। उसकी ईगो बीच में आ जाती है और कहता है ठीक है एडवर्टीजमेंट दे दो नई सेक्रेटरी के लिए। लेकिन जब भी इतना डिस्टर्ब होता था हमेशा अपने फ्रेंड पार्क के पास पहुंच जाता था। आज भी वो पार्क के पास जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी जॉब अचानक से 9 साल बाद क्यों छोड़ रही है। लेकिन पार्क का कहना था कि वो लड़की कोई आम सी लड़की थोड़ी है जिसने 9 साल तुम्हारे साथ इतना मुश्किल समय बिताया है, उसके लिए कोई स्पेशल टाइटल होना चाहिए। वो लड़की नहीं, वो एंजल है। लेकिन वो उसे मशवरा क्या देता, वो तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि वैसे भी ये 9 ईयर वाला शब्द ये बहुत ज्यादा मनहूस होता है। एक्चुअली उसकी भी डिवोर्स हो गई थी अपनी वाइफ से और पता है 9th एनिवर्सरी पर उसकी वाइफ ने उसे क्या बोला था कि पता नहीं क्यों तुम सांस भी लेते हो, तुम्हारी वजह से ऑक्सीजन जाया हो रही है, मर ही जाओ। अब वो तो अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता है, लेकिन इन दी एंड उसे ये जरूर कहता है कि देखो उसके साथ एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, शायद वो मान ही जाए। जबकि उधर हमें मिस किम को दिखा रहे हैं, आज वो अपने लोन की लास्ट पेमेंट करने के लिए जा रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि ये लोन अपने सर से उतारना उसका सबसे बड़ा टास्क था जो फाइनली पूरा हो गया है। लेकिन उसने जैसे अपनी पर्सनैलिटी भुला ही दी थी। यहाँ पर वो अपने नाम की मिसो की जगह सेक्रेटरी ली लिख देती है और थोड़ी देर बाद बॉस उसे दोबारा से बुला लेते हैं और वो काम पर पहुंच जाती है। पर वो उसे अपने साथ लिए आज घर की तरफ जाता है क्योंकि उसने लंच अपनी फैमिली के साथ करना था। यहाँ पर वो बीच रास्ते में रुककर उसे बात करने लगता है और उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि ये इनकार करने वाली, उसे बोलने ही नहीं देता। कहता है साथ में एक असिस्टेंट भी दे दूंगा अगर काम का बर्डन बढ़ जाए। वो फिर से इनकार करती, अकोमोडेशन, सैलरी पैकेज, पता नहीं कितने इंसेंटिव्स गिनवा देता है ताकि ये इनकार ना कर सके। और फिर जाते जाते उसे कहता है एक दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, वैसे भी मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान के साथ जॉब करने का मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। अब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच करता है। उसके मॉम डैड को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था, लगता था कि जैसे मिस किम उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही बन चुकी है।
वो जिस तरह से उनके बेटे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, उनको लगता था कि यही उनके बेटे के लिए परफेक्ट है। अब डैड ली यंग को साइड पर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरी आखिरी विश यही है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहता हूँ। लेकिन ली यंग कहने लगता है कि डैड बहाने ना बनाए, आपकी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट में चेक करता रहता हूँ, आप परफेक्टली फिट है। और उधर मम्मी अकेले में बैठ जाती है मिस किम के साथ, और यहाँ पर वो किम मीसू से यही कहने लगती है कि तुम इतने साल से मेरे बेटे के साथ हो, उसका आज तक कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ। एक दो दफा पार्टीज में वो गर्ल्स को लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ इमेज के लिए। और फिर यहाँ पर वो डरते डरते उससे एक क्वेश्चन पूछती है, और वो ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी और चाय का कप बस उनके हाथ से गिर नहीं वाला था। वो कहती है कि क्या मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं। ये बात मिस किम ने गैस कर ली थी। वो कहती है ऐसा आप सोचे बिना आंटी, मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये सुनकर उसकी मम्मी को तसल्ली हो जाती है, लेकिन मम्मी की नजरों को देखकर लग रहा था कि वो किम मीसू को बहुत लाइक करती हैं। वेल अब हमें शाम को दिखाते हैं। आज किम बहुत कुछ दिखाई दे रही थी, लगता है कि उसके कंधों से एक भारी बर्डन उतर चुका था, और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर्स के साथ डिनर कर रही थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक खड़ूस बॉस के साथ इतने साल उसने ये जॉब इसीलिए काटी है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके डैड ने उन पर बहुत भारी लोन चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें स्ट्रगल करके वो लोन चुकाना चाहती थी। और तो और ये लोन चुकाते हुए यहाँ पर किम की गाड़ी भी बिक गई थी, जो कि उसे मिस्टर ली योंग ने लेकर ली थी जब वो 10 मिनट लेट आई थी। उधर ली योंग परेशान बैठा था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये पर्सनल मैटर क्या है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने को रेडी बैठी है। और बस वहीं के वहीं उसे रियलाइज हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि आज पार्टी में एक लड़की मेरे करीब आ गई थी और वो उससे यही कह रही थी कि आज मेरी बर्थडे है तो कम से कम मुझे एक बुके ही गिफ्ट कर दो। और यहाँ पर सेक्रेटरी किम हमेशा से कमाल की थी, वो समझ जाती थी कि किस मौका पर क्या करना है। वो तुरंत ही जाती है भागती हुई और एक बुके लेकर आ जाती है, लेकिन एक्चुअली उसे पोलन से एलर्जी थी और इसी वजह से उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वाटरी आईज हो गई थी। अब बस उसका वही फेस ली योंग की नजरों के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उस लड़की को बुके दिया था, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं नोटिस करी कि उसे जेलसी हो गई थी। एक्चुअली वो इतने साल मेरे साथ थी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे लिए फॉल ना कर चुकी हो। मैं पहले क्यों नहीं समझा कि मेरे जैसा परफेक्ट इंसान कौन इसे रेजिस्ट कर सकता है। उधर किम जब डिनर कर रही थी तो उसी टाइम पर उसे ली योंग कॉल कर देता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं कहाँ हूँ, मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। और हमेशा से किम ने चाहे वो जिस टाइम पर भी उसे कॉल करता, उसका ऑर्डर मानना उसकी जिम्मेदारी थी। आज जब वो जाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे स्पाइडर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। लगता है कि उसे स्पाइडर से फोबिया था। वेल अब वो उसकी गाड़ी के करीब जाती है तो देखती है वो खुद से ही बातें कर रहा था। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वो उसे फ्लावर्स का बुके पकड़ा देता है, जो कि पकड़ते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो गई थी और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी आ गए थे दोबारा से। ली योंग ने और तो कुछ नोटिस नहीं किया था, ये जरूर सोच लिया था कि ये टची हो गई है, इसलिए तो इसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए हैं। अब वो तुरंत ही उठाती है वो बुके और जाकर पीछे ट्रंक में फेंक आती है। और वो सारा रास्ता उसे यही सुनाता आ रहा था कि मेरे और जीरान के बीच कुछ भी नहीं है, बस यही समझो कि जैसे सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप तक की बात है। और हाँ इतना भी बता दो कि मैं किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये सारा कुछ वो इसे इसलिए सुना रहा था ताकि अगर उसके अंदर कोई जेलसी है तो वो खत्म कर दे और रिजाइन देने का ख्याल दिल से निकाल दे। लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि किम मीसू इस बारे में जरा भी नहीं सोचती थी कि वो किसी को डेट कर भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर वो जवाब में उसे सिर्फ इतना ही कह देती है कि सर मैं रिजाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की लाइफ अब जीना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर तो पिछले दिनों से रात 2 बजे तक नींद नहीं आई थी, आज नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म बज जाता है और वो सारी रात यही सोचते गुजार देता है कि अभी तक की 9 साल अपनी लाइफ नहीं जी रही थी क्या। और इतनी टेंशन पड़ गई थी कि बेचारे के फेस पर एक पिंपल भी निकल आया था और ये देखकर वो पिंपल पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लॉलेस चेहरे पर अपीयर होने की। अब वो ऑफिस जाकर यही कैलकुलेशन करने लगता है कि उसने अब तक उसके साथ कितने घंटे बिताए हैं। ओवर टाइम मिला के उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया था जितना एक मैरिड कपल भी साथ नहीं रहता। लेकिन वो आगे से यही सोचने लगता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है जब सेक्रेटरी किम को, तो वो आज बहुत फ्रेश दिखाई दे रही थी। वो सोचने लगता है कि मैं 2 रातों से सोया नहीं और ये है कि इसके फेस पे से स्माइल नहीं हट रही। वेल अब फाइनली वो दोनों मिलकर नेक्स्ट सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। यहाँ पर वो एक सेक्रेटरी को इस बात पर चूज कर लेता है क्योंकि उसका सरनेम भी किम था और उसे यही ख्याल आने लगता है कि शायद इसका नाम भी सेक्रेटरी किम होने की वजह से मुझे मिस किम मीसू की कमी फील ना हो। वेल अब फाइनली उसने सेक्रेटरी तो हायर कर ली थी, अब उसकी ट्रेनिंग करना किम का काम था। वो उससे फिर से पूछता है तो वो कह देती है कि एक्चुअली सर देखिए मेरी एज काफी हो गई है, आई थिंक मुझे अब सोचना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, मुझे डेटिंग करनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है, जिनमें से कुछ तो मैरिड थी और बच्चों की मामा भी। और तो उसके हैंडबैग से अपनी चीजें कम और मिस्टर ली योंग की चीजें ज्यादा निकलती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि फाइनली वो नई सेक्रेटरी की ट्रेनिंग करके यहाँ से फारिग हो जाएगी। नई सेक्रेटरी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट रखती है और वो ये था कि अपनी लाइफ खुद की जीना मत भूलना। लेकिन इतनी रात को उसे पता चलता है कि उसके घर पर कोई आया है और वो कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही था। ली योंग उसे नीचे लेकर आता है और पूछता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो। और वो आगे से कहने लगती है कि सर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और छुट्टी मुझे कब हो मुझे पता ही नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हालत में डेट कर सकती हूँ? तो वो आगे से कहने लगता है कि शादी करना इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ दो। वो कहने लगती है आप क्या चाहते हैं यही जॉब करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊँ और जब मुझे बूढ़े होकर किसी की जरूरत हो तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब आगे से ली योंग उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है और कहने लगता है कि देखो अगर तुम ये जॉब ना छोड़ो, मेरी सेक्रेटरी ही रहो, तो फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ मैं ली योंग जुन तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इस बात पर किम जरा भी शॉक नहीं हुई थी, बल्कि पास आकर उससे पूछने लगती है सर आपने पी हुई है? अब ये बात वो पार्क को बैठकर बता रहा था और पार्क उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो चुके हो। पर क्या करें, हमारा हीरो वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहता है कि क्या धरती पर ऐसी कोई लड़की होगी जिसे मैं शादी का बोलूं और मुझे रिजेक्ट कर दे।
इम्पॉसिबल। बल्कि वो खुद से ही ये सोच लेता है कि एक्चुअली वो प्रॉपर प्रपोजल चाहती होगी शादी का, या फिर ये चाहती हो कि पहले डेट करे फिर शादी करे। इस तरह का प्रपोजल उसे चाहिए नहीं होगा ना। उधर किम सू के घर पर लियोंग के वापस जाते ही जीरान पहुंच जाती, जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा लियोंग से क्या रिश्ता है। वो आगे से उसे समझा देती है और कहती है कि मैं उसे 9 साल से जानती हूँ। आज तक उसने किसी लड़की को डेट नहीं करा, और इसकी वजह जानती हो क्या है? क्योंकि वो इतना परफेक्ट है कि उसे कोई लड़की खुशी नहीं दे सकती। जबकि उधर पार्क यहाँ पर लियोंग को कहने की कोशिश करता है, कोई बात नहीं, नई सेक्रेटरी आ जाएगी, और अगर तुम इतने ही ऑब्सेस्ड हो उससे तो खुद से क्वेश्चन करो कि तुम उसे एज अ सेक्रेटरी लाइक करते हो या फिर एज अ वुमन। अब लियोंग फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं था, और वो कहने लगता है कि पता है, वो बिल्कुल एक टेलर मेड सूट की तरह से है, ऐसी सेक्रेटरी जो सिर्फ मेड यही बनी है। जबकि उधर किम मिसू आज अपनी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें उसने अपने बचपन के स्वीट हार्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट डे से जिया काम पर आ जाती है, और जिया की ट्रेनिंग जब किम मिसू कर रही थी तो पुरानी फाइल्स में उसे एक फोटो दिखती है जो कि 9 साल पुरानी थी। ये वो समय था जब उसने लियोंग के साथ नया काम स्टार्ट किया था। वो उसके साथ कुछ अर्से यूएसए में जाकर रही थी उसकी सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन वहां पर वो उसे छोटी छोटी गलतियों पे बहुत डांट दिया करता था। इसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो गई थी, और एक दिन चिल्लाकर बोली थी कि क्या आपको पता भी है, मैं अपनी बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, 2-3 घंटे सोती हूँ, यहाँ से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? और आगे से लियोंग ने कहा था, नहीं कभी नहीं, क्योंकि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। यहाँ पर बेचारी किम का बहुत मन करता था वो जॉब छोड़ने को, लेकिन वो क्या करती, वो लोन्स में दबी हुई थी, और इसी वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ सकी, और उसने खुद को भी उसी की तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी बन चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वो ऑफिस में अपने कोलीग्स को कहने लगती है कि मैं तो थोड़ी देर से बाद यहाँ से चली जाऊंगी, तो आप लोगों को एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं, और आज शाम को वो लोग इकट्ठे डिनर पर जाएंगे। ये बात उनका बॉस भी सुन लेता है, और एक तरफ तो वो बेचारा खुद उसके जाने में देवदास बना बैठा था, और दूसरी तरफ वो लोग पार्टी कर रहे थे, उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अब शाम को वो सारे लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे एक ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में जाकर, और बस वो लोग अपनी मस्ती में वहां बैठे हुए थे कि वो अचानक से देखते हैं कि वहां पर कोई आ गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्ट था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे देखकर यहाँ पर लोग खुश होने की बजाय अनईजी फील करने लगेंगे। एक्चुअली कहीं ना कहीं लियोंग को प्यार हो चुका था, वरना वो मिस किम के पीछे इतने सस्ते से रेस्टोरेंट में क्यों आता? वो तो हमेशा ब्रांडेड जगहों पर जाता था। अब यहाँ पर वो अपने बॉस को खुश करने के लिए कहने लगते हैं कि क्यों ना हम कॉम्प्लीमेंट गेम खेलें। अब ये सुनते ही लियोंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलने वाले हैं। लेकिन गेम स्टार्ट होती है जिया से, और वो यहाँ पर बॉस का कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय इस किम की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी तरह से मुझे ट्रेन कर रही है। और तो और जब किम मिसू की बारी आती है, तब यहाँ पर लियोंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहुत सारी तारीफें करेगी जाते जाते, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि आज मैं पहली दफा खुद की तारीफ करना चाहती हूँ कि मैंने ये 9 साल बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। अब ये सुनते ही लियोंग को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम कहीं और चलें, और वो लोग क्रॉ के चले जाते हैं। और ये देख देख कर लियोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किम कितनी खुश नजर आ रही है यहाँ से जाते हुए, पर फिर भी किसी तरह से लियोंग ये सारा कुछ बर्दाश्त करता है। और तो वो आज किम को खुद घर तक वापस छोड़ने के लिए भी आया था, और उसे जाते जाते कहता है कि देखो कितनी मुश्किल में मैंने ये सारा समय तुम्हारे साथ बिताया, तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी। और यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि इस माहौल में किम बेचारी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो खुश क्या होती, वो उसे कहने लगता है कि आपसे तुम्हारी रोजाना की लाइफ ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि मैं स्वीट सा इंसान तुम्हें अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर किम मिसू जरा भी लिहाज नहीं करती, तुरंत ही उसे कह देती है, सर यू आर नॉट माई टाइप, मैं किसी ऑर्डिनरी इंसान से डेट करूंगी और उसी से ही शादी। अब यहाँ पर वो ऊपर तो चली गई थी, लेकिन लियोंग को बहुत गुस्सा आया था। वो मैसेज पर सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है, नीचे गाड़ी के पास खड़े हुए ही उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की। वो भी आगे से कोई लिहाज नहीं रखती, ऑफ कोर्स जॉब छोड़ने वाली थी। उसे कह देती है कि आप कितने सेल्फिश इंसान हैं, सारा दिन आप शीशे में अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं, और तो आपको पता भी है ये 9 साल मैंने कैसे बिताया है। क्या मैं अपनी सारी लाइफ इन 9 सालों की तरह एग्जॉस्टिंग करना चाहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं, और बहुत इनकंसिडरेट इंसान है। अब वो जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही रिप्लाई करता है कि 2 लोग मुझे इनकंसिडरेट नहीं कह सकते, एक तुम और एक मेरा भाई। अब बेचारा लियोंग घर आता है तो उसे आज बहुत बुरा सपना आता है, और उसकी वजह से उसे रात को फिर से नींद नहीं आई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी टाई को देखकर उसे दोबारा से किम मिसू की याद आने लगती है। उसने पहले दिन जब उसे टाई बांधी थी तो वो बहुत डरी हुई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने टाई नहीं पहनी हुई थी, तो यहाँ पर किम मिसू उसके पास आती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है और कहता है ये सब करने की अब तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी 9 इयर्स की स्ट्रगल का थैंक यू, बस 1 महीना और गुजार लो, तब तक वो लड़की ट्रेन हो जाएगी, तुम जा सकती हो। अब वो सारा दिन मीटिंग्स पर और हर जगह उसे इग्नोर करता रहता है, और नई वाली सेक्रेटरी जिया को इंपॉर्टेंस दे रहा था। एक दोस्त से गलतियां होती हैं तो किम को ही डांट पड़ती है कि तुम उसे सही से ट्रेनिंग दो, लेकिन जब जिया उसके पास आती है और उसे टाई बांधने की ऑफर करती है तो वो तुरंत ही इनकार कर देता है, और लगता है कि आज से पहले उसने किम मिसू के अलावा खुद के करीब और किसी को नहीं आने दिया था। अब नेक्स्ट डे किम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाती है। वहां पर एक क्वेश्चनर उसके पास आया था जिसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाओ तो आपके क्या क्या सपने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चनर किसी और ने नहीं बल्कि लियोंग ने ही अरेंज करा था। वो ये जानना चाहता था कि किम मिसू के कौन कौन से सपने हैं डेटिंग से रिलेटेड, और वो पूरे करके दिखाएगा उसे। दूसरी तरफ किम सू को दिखाते हैं। एक्चुअली वो खुश तो बहुत थी, जॉब छोड़कर उसे रिलीव्ड फील हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जिस तरह से खुद को इग्नोर होते हुए देख रही थी सेक्रेटरी जिया के सामने, उसे बहुत बुरा फील होता है। कहीं ना कहीं जेलसी तो उसके अंदर भी जल रही थी। अब नेक्स्ट डे वीकेंड था, और यहाँ पर मिस्टर पार्क उसे कॉल करता है, एक जगह पर बुलाता है कि इंपॉर्टेंट काम है तुमसे। वो वहां पर जाकर खड़ी होती है, लेकिन पता चलता है कि पार्क तो सिर्फ एक बहाना था। वहां पर लियोंग ने उसे बुलाया था। वहां पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जॉयलैंड के बाहर की जगह थी, और मिस्टर परफेक्ट स्माइल करता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये सारा का सारा फनलैंड उसने आज बुक करा लिया था सिर्फ और सिर्फ किम मिसू के लिए। वो उसके साथ राइड्स पर बैठता है और उसे बहुत सारा एंजॉय कराता है। यहाँ पर उसने किम के फेस पर जो स्माइल देखी थी तो वो देखकर उसे लगने लगा था कि शायद इसी को ही ये जिंदगी जीना बोल रही थी, जो कि पिछले 9 ईयर से जी नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद वो एक स्पेशल सा डिनर भी कराता है और अपने हाथों से उसे मीट भी प्रिपेयर करके देता है।
ये सब देखकर किम मिसू काफी हैरान हुई थी। वो उससे पूछती भी है कि सर आप ठीक तो है, ये सब मेरे लिए क्यों? वो आगे से कह देता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, 9 साल मेरे साथ काम किया है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक फेयरवेल देना चाहता था, बस यही बात है। यहाँ पर लियोंग उसे अपने बचपन की भी कुछ बातें बताता है और कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट था, मैंने 2 ग्रेड्स स्किप किए थे और 1 के बाद मैं सीधा 4 में जंप कर गया था। यहाँ पर वो उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है तो वो सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ही इज अ टोटल ट्रैश। वेल अब फाइनली वो उसे अपने साथ एक याcht पर लेकर जाता है और यहाँ पर वो देखती है तो फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये सीन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और बस किम के फेस पर स्माइल देखकर लियोंग भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर ठंड बहुत थी तो वो अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है, लेकिन वहाँ से वापस जाते समय लियोंग के फेस पर जो मिस्टीरियस स्माइल थी वो देखकर किम को अंदाजा हो जाता है। वो उसे बहुत सालों से जानती थी, जो कल उसने क्वेश्चनियर में लिखा था वो सारा कुछ आज बिल्कुल सीक्वेंस में पूरा हो रहा था। वो समझ जाती है कि ये लियोंग नहीं कल कराया था। अब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और फिर उसे रोकता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा स्टफ टॉय भी लेकर आया था और यही वो एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसने सर्वे में बिल्कुल इसी तरह की बातें लिखी थी। और जैसे ही वो जाने लगती है उसे थैंक्स करके वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब ये एक लास्ट विश तुम्हारी मिसिंग है, और वो थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लॉन्ग किस करना चाहती है डेट के बाद। वो ये किस उसे करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो बीच में उसी टॉय को लेकर आ गई थी और उसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बात सच है कि आज किम का डे बहुत मेमोरेबल बन गया था लियोंग की वजह से। उसके बाद किम से एक सपना देखती है, उसमें वो अपने बचपन के स्वीट हार्ट को देख रही थी। उसका उसे फेस भी नहीं याद था और ना ही उसका नाम, सिर्फ इतना पता था कि उसका सरनेम ली से स्टार्ट होता है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम देखती है वो स्टफ टॉय, उसके साथ एक और गिफ्ट भी है और उसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस था। वो समझती है कि शायद सर गलती से यहाँ पर रखकर भूल गए हैं। वो उनको वापस देने के लिए आती है लेकिन वो मानता ही नहीं है कि मैंने वहाँ रखा है। बोलता है कि उस काऊ का ही होगा जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था, तुम रख सकती हो। लेकिन आज इतना जरूर होता है कि जैसे ही किम उसकी टाई ठीक कर रही थी तो ली जोंग का हार्ट फ्लटर करने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और जब वो देखता है कि किम ने वही नेकलेस पहन भी लिया है और वो बहुत खुश नजर आ रही है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। आज किम ने एक ब्लाइंड डेट पर जाना था और ये बात उसकी कुछ कोलीग्स भी सुन लेती हैं और फिर वो जंगल में आग की तरह ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देती हैं। और जिया के मुंह से यही बात स्लिप हो जाती है लियोंग के सामने कि आज वो जल्दी छुट्टी लेकर चली गई है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट थी। ये सुनते ही वो बहुत जेलस हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है पार्क के पास कि कल तो इतनी अच्छी डेट मेरे साथ बिताई थी, आज ब्लाइंड डेट पर चली गई, क्या ये लड़की पागल है। लेकिन किम मिसू भी जिस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो किसी नमूने से कम नहीं था। वो तो अपने बॉस से जान छुड़ा रही थी लेकिन यहाँ पर भी उसे एक साइकोपैथ ही मिला था और इस डेट को देखने के बाद उसे बस वही डेट याद आ रही थी जो उसने कल लियोंग के साथ बिताई थी। अब ऐसे परफेक्ट इंसान के बाद उसे आसानी से कोई और पसंद आने वाला तो था नहीं। वेल अब यहाँ पर एक दफा वो उसके फेस से कुछ रिमूव कर रहा था कि उसकी एक कोलीग खड़े होकर उनकी फोटो ले लेती है जो इत्तेफाक से वहां से गुजरी थी। यही फोटो उसने ग्रुप में शेयर कर दी थी और मिस्टर पार्क तक पहुंच गई थी। पार्क वो फोटो जैसे ही दिखाता है लियोंग को तो बस उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मुझ जैसे मिस्टर परफेक्ट को छोड़कर ये इस लंगूर के साथ फिर रही है, वो भी इतना रोमांटिक सीन करते हुए। और बस वो भी वहां से तुरंत ही भाग पड़ता है उसी पॉइंट की तरफ। यहाँ पर किम से रेजिस्ट नहीं होता जब वो ब्लाइंड डेट वाले बॉय की टाई को देखती है कि वो ठीक से फिक्स नहीं है। उससे आदत थी हर चीज परफेक्ट करने की, वो उसकी टाई को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसी टाइम पर उस पर इतनी जोर से लियोंग चिल्लाता है कि वो उसकी टाई ठीक करते करते लगता है कि उसे फंदा डालने लगी थी। इतने में एक पत्ता आकर गिरता है लियोंग की पॉकेट में और वो दोबारा से कहने लगता है कि इस पत्ते की जुर्रत कैसे हुई मुझ जैसे परफेक्ट इंसान का सूट खराब करने की। अब इतने में वो घर पर आती है तो उसकी सिस्टर से वो यही बातें डिस्कस कर रही थी। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारा बॉस इस तरह का है मिस्टर परफेक्ट, उसे प्यार तो हो नहीं सकता, उससे एक्चुअली पोजेसिवनेस है। कोई भी चीजें अमीर लोग चाहें कि हमारे पास रहे तो उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और वैसे भी ये जो नेकलेस उसने तुम्हें गिफ्ट किया है ये तो लगता है बिल्कुल डॉग कॉलर है, तुम्हें वो यही रियलाइज कराना चाहता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। वेल अब नेक्स्ट डे जब वो काम पर आती है तो हमें पता चलता है कि उसका एक क्रश है और वो क्रश है एक बहुत बड़ा ऑथर जिसका नाम है मॉर्फियस। है तो वो कोरियन ही लेकिन उसका असल नाम कोई नहीं जानता और ना ही उसने कभी अपनी अपीयरेंस दी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मॉर्फियस वापस कोरिया आ रहा है और ये मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सियोंग है, ली जोंग का बड़ा भाई। और उसके बाद ली जोंग को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके ऑफिस में किसी ने केबल टाइज लगा दी थी। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गया था, उसे इस चीज का फोबिया था और ये काम उसकी नई सेक्रेटरी का था। किम उससे कह देती है कि आइंदा तुमने इस चीज का खास ख्याल रखना है क्योंकि बॉस के साथ शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जब भी केबल टाइज देखता है तो बेहोश हो जाता है। आज जब वो उसे इस हालत में देखती है तो उसे लगता है कि मेरी सिस्टर की बातें गलत है, ये पोजेसिवनेस नहीं है, शायद वाकई से मेरी जरूरत है। वेल अब नेक्स्ट डे उनके ऑफिस में एनुअल सपोर्ट्स डे था और ली जोंग को जीतने वाले लोग बहुत पसंद थे और इसी बात की वजह से किम हमेशा ही हर गेम में विन कर जाती थी क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉस की परफेक्ट सेक्रेटरी थी। लेकिन यहाँ पर जब 3 लेग रेस का टाइम आता है तो मिस किम का एक पार्टनर बन गया था जो कि उसके बहुत क्लोज आ रहा था और वो हैंडसम भी बहुत था उनके ऑफिस में। और लियोंग की तो हालत देखने वाली थी उन दोनों को इतने क्लोज देखकर। और तो और जब वो विन कर लेते हैं रेस तो सारे लोग उनको देखकर यही कह रहे थे कि कपल लग रहे हैं, इनको डेट करनी चाहिए। ये देख देख कर लियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये हमारे ऑफिस का लास्ट स्पोर्ट्स डे था, अगले साल से ये बैन है। अब गुस्से में वहां से जाते हुए उसका पैर सीढ़ियों पर किसी चीज से टकरा गया था और इंजरी हो गई थी। यहाँ पर किम उसके पास आती है उसका ख्याल रखने के लिए। अब वो उसी का सहारा लेकर वहां से जाने लगता है और वो उसे घर तक ड्रॉप करती है। अब वो उसके पैर पर जब हॉट पैक लगा रही थी तो उसने देखा तो वहाँ बहुत बड़ा स्कार है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं बॉस को इतना बड़ा घाव कहाँ से लगा होगा और वो तो गुस्से में उसे बातें लगाने लगता है कि तुम्हारे कोई कितना भी क्लोज आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीतना है चाहे जैसे भी हो। और वो खुद भी उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और बस इसी चक्रों में सेक्रेटरी की सीधी उसके ऊपर जाकर गिर गई थी और यहीं पर वो लोग काफी देर एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। वेल अब मिस किम एम्बैरेस हो जाती है और उसके लिए आइस पैक लेने चली गई थी। वो जैसे ही वापस आती है तो देखती है कि ली जोंग सो चुका है, लेकिन सपने में वो उस टाइम पर डर रहा था और लग रहा था कि जैसे सपने में वो किसी विची टाइप की लेडी को देख रहा हो।
अब वो उसे जगा देती है और वो उससे कहने लगता है कि क्या आज रात तुम यहीं सो सकती हो। अब किम के माइंड में पता नहीं क्या आ रहा था। वो कहने लगती है कि सर आप कौन सा छोटे बच्चे हैं, हर कोई डरता है सपनों में। अब ये तो नहीं कि आप मुझे बेड पर ही सुला देंगे। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं गेस्ट रूम में सोने की बात कर रहा हूँ। तुम कई दफा यहाँ सो चुकी हो जब ओवर टाइम किया करती थी मेरे घर पर आकर। लेकिन इतने में उसे एक कॉल आती है ली योंग को, और वो थी उसके भाई स्योंग की, जो सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उसी टाइम पर किम को कह देता है कि सॉरी तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने किम को इसलिए भेजा था क्योंकि स्योंग उसके घर पर उससे मिलने के लिए आ रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि किम स्योंग के सामने आए। अब इसकी क्या वजह है ये तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि स्योंग वापस अपने भाई से दोस्ती करना चाहता था और कहता कि वो इंसिडेंट भुला दो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। ली योंग का यही कहना था कि तुम कौन होते हो मुझे माफ करने वाले। बस वो लोग बचपन के किसी दुर्घटना को लेकर एक दूसरे को ही दोष दिए जा रहे थे। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हर किसी की दौड़ें लगी हुई थी क्योंकि उनकी कंपनी ने एक आर्ट सेंटर की ओपनिंग करनी थी और डेट 1 महीना पीछे हो चुकी है। अब सेक्रेटरी किम के साथ ली योंग आज जाता है उसी ओपनिंग के सिलसिले में एक लाइब्रेरी का विजिट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पावर आउटेज हो जाता है। यहाँ पर ली योंग बहुत मैनली एक्ट करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पर सुरक्षा करेगा किम की, लेकिन मुड़कर देखता है तो उसके बेस पर टॉर्च की रोशनी होने की वजह से वो बहुत हॉरिबल लग रही थी। वो डरता है तो किम उससे कहती है कि आपने कितने क्यूट फेसेस बनाए अभी, लेकिन ली योंग का कहना था कि मैं क्यूट नहीं, मैं माचो हूँ माचो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर बाद आनी थी तो लोग लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और कुछ देर को स्टडी करने लगते हैं। ली योंग यहाँ पर देख रहा था एक रोमांटिक बुक पढ़ते हुए किम के फेस पर जो स्माइल आई थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब वहाँ से वापस जाते समय किम उसे लीड कर रही थी। यहाँ पर वो कहीं पीछे न रह जाए तो किम उसका हाथ पकड़ लेती है। एक लम्हे को ली योंग रुक गया था। किम को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया था, लेकिन नहीं, वो जैसे ही उससे हाथ छुड़ाती है वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अब की बार वो खुद उसे लीड कर रहा था। और जब वो बाहर आता है तो ऑफिशियल्स उससे अपोलोजाइज कर रहे थे कि पावर आउटेज थोड़ी लंबी ही हो गई, लेकिन आज ली योंग उनको माफ कर देता है, सेकंड चांस दे देता है ये कहकर कि गलतियां तो सबसे होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम उसने मिस किम के साथ काफी एंजॉय किया था। अब किम से इंप्रेस होकर ली योंग भी रोमांस से रिलेटेड 1-2 बुक्स उठाकर ले आता है। वो पढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इन द एंड यही कहता है कि लव ये लॉजिकल नहीं लगता। उधर किम को आइडिया आता है कि क्यों ना अपनी लाइब्रेरी की ओपनिंग पर वो किसी बड़े ऑथर को बुलाएं, और यहाँ पर यही आइडिया वो जाकर बॉस से शेयर करती है। बॉस तो कहने लगता है कि हैरी पॉटर के राइटर को बुला लेते हैं, लेकिन वो आगे से सोचती है कि क्यों ना किसी कोरियन को बुलाया जाए, लेकिन वो मॉर्फियस का नाम उसके सामने नहीं लेती क्योंकि वो पहले से उसे कॉन्टैक्ट करके बात डिस्कस करना चाहती थी और उसके बाद वो अपने बॉस को एक सॉलिड सबूत के साथ ही प्रपोजल देती। और इतने में आज फिर ली योंग का मूड खराब हो जाता है। वो तुरंत ही मिस किम को वहाँ से भेज देता है जब उसे पता चलता है कि स्योंग उसके ऑफिस में आ रहा है। लेकिन जैसे किम वापस आ रही थी तो उसकी स्योंग से टक्कर हो जाती है। स्योंग उसे दूसरी दफा देख रहा था। पहली दफा उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब किम लास्ट नाइट ली योंग के घर से बाहर जा रही थी। उसके लेसेस खुले होने की वजह से स्योंग ने उसके लेसेस भी बंद किए थे और वो पहली दफा से काफी स्वीट लगा था। आज स्योंग उसका नंबर भी मांगता है कि देखो हमारी बार बार मुलाकात हो रही है, लेकिन वो उसे एक फेक नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ली योंग हिम्मत करके किम के पास आता है और कहता है इटालियन फूड के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन आगे से किम कहती है कि नहीं सर आज मैं बहुत बिजी हूँ, कहीं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। तो आगे से कहने लगता है मैं कौन सा तुम्हें खुद के साथ लंच पर इनवाइट कर रहा था, ये कह रहा था कि इटालियन फूड कभी ट्राई करके देखना, अच्छी होती है। अब उसके बाद ली योंग पार्क के साथ शाम को एक बार में बैठा हुआ था और यहाँ पर वो बार बार वाइन को बहुत प्यार से देख रहा था। पार्क को लगता है कि मेरी चूज की हुई वाइन तुम्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन वो स्माइल करके कहता अरे नहीं, मैं तो ग्लास में खुद के शैडो को देख देख कर खुश हो रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद किम को फाइनली मॉर्फियस का ईमेल एड्रेस मिल गया था और वो उसे लाइब्रेरी ओपनिंग के लिए एक प्रपोजल दे देती है। जबकि नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्रेटरी किम देखती है कि ली योंग की टाई ठीक नहीं है, तो आगे बढ़कर उसकी टाई ठीक करती है। वो इतनी क्लोज आ गई थी कि दोबारा से ली योंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो जैसे ही वहां से जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, पहले तो मेरी धड़कन ऐसे तेज नहीं होती थी, लगता है मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो गई। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि मम्मी चाहती थी कि उनके दोनों बेटों की आपस में सुलह हो जाए, लेकिन बेटे थे कि मानते ही नहीं थे। यहाँ पर वो जाती है किम के पास और पहले अपने बेटे का स्केड्यूल चेक कराती है और उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर अपना हैंड बैग छोड़ जाती है और किम को कहती है कि ली योंग को कह देना मैं यहाँ भूल गई थी, वो देने के लिए शाम को घर पर जरूर आएगा। अब वो शाम को घर तो चला जाता है, लेकिन वो अपने भाई से बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा था। मम्मी डैडी ये सब लेकर काफी परेशान थे। स्योंग ने मम्मी डैडी के थ्रू ये भी सुना था कि इसकी एक सेक्रेटरी किम है जो कि 9 साल से इसके साथ है, लेकिन वो जानबूझकर उसे उसके सामने नहीं आने दे रहा। वो जाता है ली योंग से कहता है तुम जानबूझकर उसे मुझसे छुपा रहे हो ना, लेकिन ली योंग कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं। और बस फिर वो अपने बचपन की पुरानी बातें याद करने लगते हैं और इसी को लेकर दोबारा से उनकी लड़ाई हो जाती है। स्योंग कहता है कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, लेकिन ली योंग का कहना था कि नफरत शब्द बहुत छोटा है तुम्हारे लिए। इस बात पर स्योंग उसे एक पंच दे मारता है। अब यहाँ पर ली योंग छोटा भाई था, वो भी उस पर हाथ उठाने लगता है कि इतने में मम्मी डैडी आ जाते हैं और मम्मी की आंखों में आंसू देखकर ली योंग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब उसके बाद ली योंग तुरंत ही जाता है सेक्रेटरी किम के घर के बाहर। वो उस वक्त बाहर से शॉपिंग करती हुई घर आ रही थी। वो देखते ही परेशान हो जाती है कि ये क्या, बॉस को तो चोट लगी हुई है, और वो भी उनकी फ्लॉलेस फेस पर। वो उसका हाथ पकड़ती उसे अंदर ले जा रही थी बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन घर की हालत बहुत मैसी थी। उसे बाहर धक्का देती और 1 मिनट में सारा घर किसी तरह से समेट के वापस बाहर आती है। उसे बिठाकर जब वो उसे बैंडेज लगा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए थे। यहाँ पर वो सर को ऑफर करती है कि आपके लिए इंस्टेंट नूडल्स बना दूं, मैं खुद के लिए बनाने लगी थी। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी वो यस कर देता है। यहाँ पर वो उसकी बुक्स देख रहा था जो कि ज्यादातर लव से रिलेटेड थी। वो डेटिंग और लव को स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर वो उसके स्टफ टॉय को उठाकर सीधा करने वाला था, लेकिन उसके नीचे तो उसके अंडरगारमेंट्स उसने छुपाए हुए थे, तो वो भागती हुई आती है, उसे रोकती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर गई थी। यहाँ पर लियो उसे हक कर लेता है और 2-4 प्यार भरी बातें बोलता है, लेकिन वो जैसे ही अलग होती है तो उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये सारी लाइंस उसने दिल से बोली थी। एम्बैरेस होने के बाद वो सिर्फ यही कह सका। अब वो उसके साथ बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खाता है और वो भी किमची के साथ मिलाकर, उसे बहुत पसंद आते हैं।
और तो और वो जाते हुए उसे थैंक्स भी करता है। सेक्रेटरी किम ने उसके मुंह से थैंक्स का शब्द बहुत कम ही सुना था, वो टची हो जाती है। जबकि ली योंग के जाते ही किम के पास उसकी सिस्टर आ जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर ली योंग आया था तो वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम उसके लिए फॉल कर रही हो तो इतना बता दो कि तुम दोनों एक अलग दुनिया से हो, इसलिए उसके पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं। इवेंचुअली तुम्हारा सिर्फ दिल ही टूटेगा। जबकि उधर ली योंग भी पार्क के पास बैठा हुआ था और उससे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मशवरे ले रहा था, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरे और किम के बीच हो रहा है। सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे कजन के क्लास फेलो के साथ हो रहा है। वेल, अब नेक्स्ट डे जैसे ही किम उठती है वो देखती है नीचे मिस्टर ली योंग अपनी कार लेकर आए हुए थे। वो देखकर सरप्राइज रह जाती है, वो उसे पिक करने के लिए आया था। वो आती है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो उसकी बाहों में जाकर लैंडिंग करती है। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन तो क्रिएट हो ही गया था, लेकिन उसके बाद किम को लगा था कि मुझे अपनी ड्राइवर बनाने के लिए आया है, ड्राइवर की छुट्टी होगी। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगा और खुद उसके लिए दरवाजा भी खोलता है कि तुम यहाँ बैठोगी। उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो। ये सुनकर वो जैसे ही शर्माती वो तुरंत ही कवर करने के लिए कह देता है कि तुम कपड़े बहुत रिपीट करती हो, यही वाला ब्लाउज तुमने पिछले हफ्ते 2 दफा पहना था। वो उसे नोटिस तो बहुत करता था, लेकिन सिर्फ ये कह देता है कि मेरी मेमोरी बहुत रिमार्केबल है। और तो आज ऑफिस में भी वो उससे खुद से पीछे नहीं बल्कि कदम से कदम मिलाकर चलने दे रहा था। अब एक दफा वो एक पेपर को उठा रही थी कि पेपर से उसके हाथ पर कट लग जाता है। वो फौरन ही उसे बैंडेज लगाता है और कहने लगता है कि आइंदा से मैं टैबलेट पर ही पढ़ लूंगा, पेपर्स बहुत डेंजरस होते हैं। उधर किम को पता चलता है कि आज उसे एक विजिटर मिलने के लिए आया है। वो देखती है जाकर तो वही लड़का था जिससे उसकी 2 दफा टक्कर हुई थी। वो उस पर गुस्सा करती चिल्लाती, उससे पहले ही वो कह देता है कि आपने ही तो मुझे इनवाइट करा था, मैं मॉर्फियस हूँ। अब किम के सामने उसका आइडल खड़ा हुआ था, उसका आइडियल ऑथर। वो उसके साथ कुछ डीलिंग से रिलेटेड बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पर पहली ही नजर में सेओंग ने ये नोटिस कर लिया था कि उसे फ्लावर्स से एलर्जी है। वो वहाँ से फ्लावर्स उठवा देता है और ये बात देखकर वो काफी हैरान हुई थी। उसके बॉस को तो इतने सालों में पता नहीं चला था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक ऑथर था और छोटी छोटी चीजों पर नजर रखा करता था। जबकि उधर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं ली योंग में बहुत बदलाव आ रहा था। एक दफा उसके खाने में स्टोन निकल आता है। पार्क को तो लगा था कि इस रेस्टोरेंट की अब खैर नहीं, लेकिन वो कहने लगता है कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब बार बार ली योंग को एक ही ख्याल आ रहा था। वो चाहता था कि जैसे मिस किम चाहती है कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को डेट करे, मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मैं ऑर्डिनरी बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अब वो सोचने लगता है कि ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं, और इसी बारे में वो अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रहा था कि यहाँ पर कुछ कोलीग्स आती हैं जो कहने लगती हैं कि हमारे बॉस काम करते हुए कितने सेक्सी दिखते हैं। और आज वाकई किम ने भी उसे इसी नजर से देखा था। वो उसे दिन ब दिन अट्रैक्टिव लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वो किम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा ली है, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो मैं कुछ दिनों से तुम्हें कहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही किम की भी धड़कनें तेज हो जाती है। वो तुरंत ही जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस शॉपिंग करके आ जाती है। वो जैसे ही रेडी होकर आ रही थी तो सेओंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील फाइनल करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में उससे मिलना चाहता था। जब उसे पता चलता है तो वो कहता है कि मैं उस लोकेशन के बहुत करीब हूँ, बस 5 मिनट लूंगा। जबकि अंदर हमें दिखाते हैं कि ली योंग ने एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट बुक कराया हुआ था और वहां पर उसने सारी तैयारी की हुई थी कि आज उसने अपने दिल की बात किम से कर लेनी है और उसने प्रपोजल के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। लेकिन उसी टाइम पर किम बाहर सेओंग के साथ खड़ी थी और वो उसे एक बुक भी दे रहा था, अपनी नई बुक की कॉपी। उसी टाइम पर ऊपर से ली योंग पहुंच जाता है और चिल्लाता है, उसकी बुक उसे वापस करता है और पकड़कर किम को अंदर ले जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन जब वो बताती है कि यही मॉर्फियस है जिसे मैं ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करना चाहती हूँ तो वो कहता है कि नहीं, ये कभी वहाँ नहीं आएगा और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं ठहरना चाहती। लेकिन उस बेचारे ने बहुत कुछ रेडी कराया था जो कि सारा कुछ रुइन हो जाता है। अब उसके बाद सेओंग जाता है और ली योंग से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे चुरा लूं क्या, यही डरते हो ना। लेकिन ली योंग उससे कहने लगता है कि तुम इतने कैपेबल नहीं कि मुझसे कुछ चुरा सको। अब नेक्स्ट डे किम का मूड बहुत खराब था। ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि बॉस ने मॉर्फियस को ही सिलेक्ट कर लिया है ओपनिंग सेरेमनी पर बुलाने के लिए। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है कि कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ली योंग को रियलाइज हो गया था कि बिजनेस और पर्सनल मैटर्स को साइड पर रखना चाहिए। और वैसे भी उसे मनाने के लिए किम ने बहुत मेहनत करी थी। वो गुस्से में जाती है और जाकर ली योंग को कह देती है कि आप हमेशा से ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, कल इनकार किया था, आज यस। ठीक है, आप बॉस से मुझे कुछ एक्सप्लेन ना करें, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि आइंदा हमारे बीच फासला रहना चाहिए, प्लीज लाइन क्रॉस मत करना, क्योंकि मैं और निराश नहीं होना चाहती। अब उसके बाद वो सारा दिन ऑफ कोर्स ली योंग के लिए काम तो करती रही, लेकिन उसे इग्नोर भी करती थी। वो जानबूझकर अपनी टाई भी खराब करता है, वो भी ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में गॉसिप्स के थ्रू पता चलता है कि मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि सेओंग है, जो कि मिस्टर ली योंग का बड़ा भाई है और इनके बीच हमेशा लड़ाई रही है, तो वो समझ जाती है कि ली योंग की अपनी रीजंस थी। उधर ली योंग वो भी दिल पर पत्थर रखकर सोच रहा था कि किसी तरह से उससे अपोलोजाइज कर ले, लेकिन क्या करता, ईगो बीच में आ रही थी। आज तक उसने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला था, लेकिन एक दफा हिम्मत करके वो किम के पास जाता है और उसे रोककर कहता है कि मिस किम, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ, आई एम सॉरी, कल मैंने गुस्से में आकर बहुत रिएक्ट कर दिया था और तुम्हें हर्ट करा। अब किम ने पहली दफा उसके मुंह से अपोलोजाइज का शब्द सुना था और वो भी खुद के लिए। वो दिल बड़ा करके तुरंत ही उसे माफ कर देती है। आज वो दोनों ओवर टाइम कर रहे थे और यहाँ पर किम जब उसके बाजू में बैठी हुई थी तो उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है और फिर उसके करीब आकर उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा था मैं लाइन क्रॉस ना करूं, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टीयर करना चाहता हूँ। अब वो उसके क्लोज आता है, लेकिन जैसे उसे किस करने वाला था पता नहीं क्या होता है, शायद उसकी ईगो बीच में आती है, वो बस उसकी चेयर को पीछे पुश कर देता है। अब उसके बाद वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस भी होता है, लेकिन किम को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसे लगता था कि ये इंसल्टिंग है। एक्चुअली ली योंग बेचारा तो उसे इस वजह से नहीं कर सका था कि वो जैसे उसके क्लोज आया था उसे वही विच वाली लेडी दिखाई देने लगी थी और उसने अनइंटेंशनली उस चेयर को पुश कर दिया था। यहाँ पर मिस किम तो गुस्से से बिल्कुल एक विच लग रही थी। ली योंग बहुत डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये सब गलती से हुआ है। लेकिन किम कहती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि तुम एक नार्सिसिस्ट हो जिसे अपने अलावा किसी और से प्यार हो ही कब सकता है। और हाँ, इस किस को मैं ऐसे ही लूंगी जैसे किंडरगार्टन में एक दफा एक बच्चे ने मुझे जोक के तौर पर किस की थी। अब वो उसको 1 kg का बच्चा कह रही थी, इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी मिस्टर परफेक्ट के लिए।
और वो जाते जाते उसे गुस्से से ये भी बोलकर जाती है कि कल का दिन मैं ऑफ ले रही हूँ क्योंकि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब यही बात जाकर वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है तो उसकी नर्स वाली सिस्टर तो कहने लगती है कि इस तरह के पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं, एक्चुअली इनको मेनली कोई वीकनेस होती है। और तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन वो देती है कि जैसे उस बेचारे में कोई डिसऑर्डर है और मिस्टर लियोंग को शायद जरूरत है कि वो किसी अच्छे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप कराए। और इसी बारे में रात भर किम यही सोचती रहती है कि उसे कौन सी बीमारी हो सकती है, कहीं उसे किसका कोई ट्रॉमा तो नहीं है। जबकि उधर बेचारा लियोंग, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सोचने लगता है कि किम पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, उसे सॉरी भी कर जाए, लेकिन वो आगे से जवाब में उसे इग्नोर कर देती है। और तो और किम को इतना गुस्सा था कि उसने नेक्स्ट डे एक और एम्प्लॉय को भेज दिया था लियोंग के घर पर उसकी टाई देकर कि आज मैं नहीं आ रही तो तुम जाकर टाई बांध दो। अब उसको इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि एक लड़का मेरे इतने क्लोज आएगा, उसे वहां से भगा देता है। किम को तो लगा था आज मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन उसे बार बार हर चीज में बस लियोंग ही दिखाई दे रहा था और कल वाली किस भी। अब वो मूड चेंज करने के लिए फनलैंड चली जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर लियोंग उसे डेट पर लेकर आया था, तो यहाँ पर भी उसी की यादें आने लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाते हैं कि आज सेओंग आया था कुछ डिस्कशन करने के लिए और गर्ल्स उसे ऐसे घेर लेती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैंस थी। ये देखकर यहाँ पर लियोंग को ख्याल आता है कि अच्छा हुआ कि आज किम नहीं आई, वरना वो भी इसी तरह से ऑटोग्राफ लेने के लिए घेरी खड़ी होती। अब किम अपना आधा दिन गुजार चुकी थी बोर हो के। जब वो वापस घर आती है तो देखती है दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है, वही जिसका फेस वॉश देखना ही नहीं चाहती थी। यहाँ पर लियोंग उससे कहता है कि प्लीज सॉरी, मैंने भी आज की छुट्टी ले ली है और तुम्हें चीयर अप करने के लिए आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यहाँ पर किम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो भी अकेले रहकर बोर हो गई थी, तो सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो कहती है सिर्फ एक शर्त पर आपको अपने साथ आउटिंग करने दूंगी कि आज आप मेरी मनमर्जी से चलेंगे जहाँ पर भी मैं जाना चाहूँ। लियोंग इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले तो कहती है कि मैं बस से जाना चाहती हूँ। अब पहली दफा वो बेचारा एक लोकल बस में ट्रैवल करेगा, उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करी थी। और तो और वो खुद तो बैठ जाती है और उसे खड़ा कर देती है डंडा पकड़ के। अब वो बेचारा मिजरेबली जाकर उसकी गोद में गिर जाता है और यहाँ पर बाकी लोग उस पर बहुत टॉन्ट करते हैं कि ये कैसा लड़का है जिसे ढंग से खड़ा भी नहीं होना आता। लियोंग इतना बड़ा सीईओ, उसके लिए तो ये डूब बनने का मुकाम था। बस में बैठे ऑर्डिनरी से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मिस किम काफी खुश थी क्योंकि वो हिम्मत नहीं आ रहा था। और तो एक बिल्कुल छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर उसके साथ खाना खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। लियोंग एक्चुअली किम के बारे में जानना चाहता था और जब उसे पता चलता है कि इसी रेस्टोरेंट में वो और उसके सिस्टर्स अक्सर आते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। एक्चुअली वो किम की खातिर खुद में बदलाव ला रहा था और ये बात किम ने भी नोटिस करी थी और आज पहली दफा वो इतना ऑब्लाइज्ड था कि किम का दिल पिघलने लगता है। वहाँ से वापस जाते समय वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखती है, लेकिन उससे एक भी टॉय नहीं पकड़ा जाता। मिस्टर परफेक्ट को लगता था कि ये तो बहुत आसान काम है, तुम साइड पर हो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद उसे समझ आती है कि वो सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा है, इस काम में वो बिल्कुल जीरो है। अब उसके साथ दिन बिताने के बाद जब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है, वो देखता है कि किम के फेस पर एक स्माइल है जिसे देखकर लग रहा था कि वो कल वाला इंसिडेंट भूल गई है। ये देखकर लियोंग को भी तसल्ली हो जाती है और मिस किम के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दिनों से अपने चाइल्डहुड लवर को तलाश कर रही है और इसी तरह से वो एक फ्रेंड के थ्रू पुराने केस को निकलवा लेती है। पता चलता है कि वो यंग ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था जो कि उसके साथ ही किडनैप हुआ था। वो उस वक्त 4th क्लास में था और उनका बड़ा बेटा सियोंग भी उस वक्त 4th में था। यहीं पर उसे याद आता है कि लियोंग ने भी बताया था उसे 2 ग्रेड स्किप किए थे और वो अपने भाई की क्लास में ही होता था। यहीं से उसे शक होने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लियोंग ही होगा। वो जाकर मिस्टर पार्क से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है मैं उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन उसने कभी अपने बचपन की बातें मुझसे शेयर नहीं करी। एक्चुअली किम को इस वजह से शक था क्योंकि उसने उसके पैर पर स्कार भी देखा था और वो केबल टाइज से भी डरता था। उसे बुरे सपने भी आते थे, लगता था कि किसी ट्रॉमा से जरूर गुजरा है। अब वो बहुत प्यार से जाकर लियोंग को देख रही थी, पहली दफा इस नजर से कि जैसे अपने चाइल्डहुड लवर को देख रही हो। लेकिन यहाँ पर लियोंग उसे देख लेता है और खुश होने लगता है कि मेरे हैंडसम फेस को स्टेयर क्यों कर रही है। लेकिन ये सब यहाँ रुका नहीं था कि मुझसे एक्स्ट्रा पोलाइट हो गई थी और ये बात लियोंग ने भी नोटिस करी थी कि कुछ तो डिफरेंट है। अब यहाँ पर वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखता है तो सोचता है कि अपना सपना पूरा कर ही लेना चाहिए। एक दफा यहाँ से निकालकर मैं एक गिफ्ट दूंगा जाकर किम को। और उसे इस तरह से डे टाइम पर खिलौने पकड़ते देखकर बच्चे मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जॉबलेस हो लगता है। लेकिन आगे से लियोंग भी नखरे में कहने लगता है कि तुम्हारे घर की अप्लायंसेस जिस कंपनी में बनती है ना, उस कंपनी का मैं ऑनर हूँ। और फिर फाइनली वो एक टॉय कैच करने में कामयाब हो जाता है जो कि वो सीधा जाकर किम को देता है और यही बोलता है कि इसे जब भी देखना तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम के पास जिया आकर बैठती है और उससे कहती है कि मैंने मॉर्फियस के बैकग्राउंड के बारे में सर्च किया है, बचपन में वो किडनैप हुआ था। अब ये सुनते ही किम तो शॉक्ड रह जाती है। उसने तो माइंड बना लिया था कि उसका लवर कोई और नहीं बल्कि लियोंग है, लेकिन अब ये डिटेल सर्च करके उसे लगता है कि वो शायद सियोंग होगा। वो ज्यादा परेशान नहीं होती बल्कि सीधी जाकर लियोंग से ये बात पूछ लेती है, तो वो कहने लगता है कि हाँ सियोंग ही था जो बचपन में किडनैप हुआ था। वो उससे पूछती है फिर आपके पैर पर स्कार क्यों है, लेकिन लग रहा था कि जैसे लियोंग उससे कुछ छुपा रहा है या नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर वो दुखी भी नजर आ रहा था। उसे समझ आ गई थी कि 2 दिन से ही मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही है, क्योंकि मुझे अपना चाइल्डहुड लवर समझ रही है। अब वो सियोंग से जाकर मिलती है, इस बारे में बात करती है, लेकिन सियोंग कहता है ट्रॉमा की वजह से मेरी उस टाइम की मेमोरी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, मुझे ज्यादा याद नहीं अपनी किडनैपिंग के बारे में। यहाँ पर सियोंग की बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे हमेशा लियोंग उसे बुली करता था, लेकिन लियोंग हमेशा इसके ऑपोजिट बोला करता था। सियोंग कहता है कि वही मुझे उस खंडर सी बिल्डिंग में छोड़कर चला गया था मुझे बुली करने के लिए। अब ये सारी बातें किम ने सुन तो ली थी, लेकिन पता नहीं कि उसका मन मानने को रेडी नहीं था। अब उसे कुछ ओवर टाइम करना था अपने नए इवेंट से रिलेटेड, तो वो चली जाती है लियोंग के घर पर। वहां पर उसे कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी थी उसकी लाइब्रेरी से। वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी फाइल दिखाई देती है जिसमें उन सारी गर्ल्स की सीवी थी जो कि सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेंट थी। लेकिन उनमें से सिर्फ किम मिसो ही क्यों सिलेक्ट हुई, जबकि बाकी सारी गर्ल्स का क्राइटेरिया उससे हाई था।
वो हैरान हो जाती है और ऊपर से पहुंच जाता है ली योंग, जो उससे कहता है सेक्रेटरी किम, तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि तुम किम मिसो हो। ली योंग की नजरों को देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी बात के पीछे बहुत बड़े मीनिंग्स छुपे हैं, लेकिन यहाँ पर वो किम को टाल देता है कोई बहाना लगाकर। लेकिन एक्चुअली वो सोचने लगता है, उसे याद आता है कि वो तो उसके ऑफिस में एक जनरल वर्कर थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ही उसने सिर्फ किम को ही अपनी सेक्रेटरी चूज किया था और ये रीजन अभी हमसे सिर्फ राज ही रखी जाती है। आज सियोंग कॉल करता है किम को और उससे कहता है कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लंच पर। और यही बात मिस किम जाकर ली योंग को बताती है और उससे हाफ डे की लीव ले लेती है। अब जब वो सियोंग के साथ बैठी हुई थी तो सियोंग उससे कहता है कि मुझे ज्यादा मेमोरीज नहीं है उस टाइम की, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। यहाँ पर किम को काफी बातें याद थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन ही नहीं करता कि वो ये बातें उससे शेयर करे। वो कह देती है कि मैं तो तब 5 साल की थी, बस थोड़ी बहुत बातें याद है, लेकिन तुम तो बड़े थे। अब जैसे ही वो वहाँ से वापस जा रहे थे तो ली योंग भी उनको देख लेता है। एक्चुअली वो जानबूझकर यहाँ पर आया था क्योंकि जेलसी की वजह से उससे बैठा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में। उसके बाद ली योंग अकेले में सियोंग से कहता है किम से फासला रखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन सियोंग का दिल भी किम पर आ चुका था। उसे कहने लगता है कि बेशक वो तुम्हारी सेक्रेटरी होगी, 9 साल तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन बचपन से वो मुझे तलाश कर रही थी, मैं ही उसके दिल में हूँ। लेट्स कम्पीट, देखते हैं किम किसको चूज करती है। अब इसी बात की वजह से ली योंग का मूड खराब था, लेकिन साथ ही साथ जैसे उसे किम के थ्रू पता चलता है कि सियोंग और उसने प्लान बनाया है कि वो लोग उसी जगह पर जाएंगे जहां पर उन्हें किडनैप करके रखा गया था ताकि कुछ मेमोरीज वापस आ सके, तो ये बात उसे और भी बुरी लगने लगती है। अब उसके बाद वो दोनों जब एक जगह पर जाने के लिए इकट्ठे खड़े हुए थे तो उसी टाइम पर पार्क के साथ ली योंग भी एक मीटिंग के लिए जा रहा था। यहाँ पर पार्क जानबूझकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो ये सीन देख ना सके और मीटिंग में डिस्टर्ब ना रहे, लेकिन बाद में बहाना लगाने लगता है कि मुझे वैसे ही बचपन का खेल याद आ गया, मैंने सोचा तुम मुझे गेस कर पाओगे कि नहीं मेरे हाथों के थ्रू। वेल अब वो लोग वहां पर जाते हैं और सियोंग कहता है कि मैंने सुना था कि वो कोई मिस्ट्रेस लेडी थी जिसने हमें किडनैप करा था, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद भी उसे कुछ बातें याद नहीं आई थी। किम कुछ बातें जानती जरूर थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो जानबूझकर सियोंग को नहीं बता रही। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या बुलाती थी तब, और अब उसे कहने लगता है कि तुम मुझे अब भी पापा बुला सकती हो। अब वो उसके साथ जब खाना खाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे ली योंग की कॉल आ जाती है कि ऑफिस में इमरजेंसी है। वो तुरंत ही वापस पहुंचती है तो वो बाहर ही खड़ा हुआ था। ली योंग बिल्कुल जेलस नजर आ रहा था। सियोंग को बाय बाय करते हुए ओपा कह रही थी, ये देखकर तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब उसके जाने के बाद किम को लगता है कि कौन सा अर्जेंट काम था, तो वो कहने लगता है अर्जेंट काम यह है कि योमियन ग्रुप के वाइस चेयरमैन को बहुत भूख लगी है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर नूडल्स खाऊं। अब वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहां जाकर वो कहता है मेरा मूड बदल गया है, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। और फिर उससे कह देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे करती हो, हम दोनों को फीलिंग्स पता है, फिर सियोंग को क्यों बीच में लाती हो, हम दोनों हंसी खुशी रह सकते हैं। अब किम ये देखकर हैरान थी कि उसे कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, लेकिन इस अकड़ू स्टाइल में इम्पॉसिबल, वो कैसे यस कर सकती थी। उसे ड्रॉप करते हुए भी उसे रोकता है और उससे कहता है प्लीज ये खेलना बंद करो, हम दोनों डेटिंग स्टार्ट करते हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम 9 साल से साथ हैं। लेकिन आगे से किम उसे कह देती है कि ये सारा कुछ आप जेलसी में कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है, ये ठीक टाइम नहीं है और हमारा मिस्टर परफेक्ट पता नहीं कितनी दफे इस ड्रामे में और भी रिजेक्ट होगा। वेल अब नेक्स्ट डे ऑफिस में किम बाकी कोलीग्स के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पर जा रही थी। यहाँ पर वो सारे लोग काफी सारा एंजॉय करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन किम को पता नहीं क्यों ली योंग की बार बार याद आ रही थी। लगता है उसे आदत पड़ गई है उसकी। वेल सारे बहुत खुशी खुशी वहां पर फिर रहे थे कि यहाँ पर पहाड़ों में वो देखते हैं तो धुआं उठ रहा था और वहां से उन्हें किसी का एक फेमिलियर सा फेस दिखाई देता है जो कि किसी भूत से कम नहीं लग रहा था, और वो था उनका बॉस। ये देखकर सारे लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फेस पर एक स्माइल सजानी पड़ती है। ली योंग वहां आकर कहता है कि आप लोग मिस्टर यांग को कैसे भूल सकते हैं, मेरा ड्राइवर ये भी तो टीम का एक हिस्सा ही है, मैं तो इसको ड्रॉप करने यहाँ आया था, लेकिन अब आप लोगों की आंखों में जो खुशी देख रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आप लोगों की खुशी दोबारा करने के लिए मैं भी यहीं पर ही ठहर जाता हूँ। और बस अब सारे लोगों का मूड बन चुका था क्योंकि बॉस ने उन्हें कहा था कि आप सबकी विजन स्टेटमेंट में टीम बिल्डिंग पर ही चेक करूंगा। जबकि ली योंग को दिखाते वो किम के पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब एक बहाना था, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। अब वो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी स्टेटमेंट और आइडियाज को सुनता है, लेकिन ये गेम खेलने लगता है कि मैं सबकी आंखों में स्टेयर करके उनके आइडियाज चेक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका मिस किम से नजर मिलाने को दिल कर रहा था। अब वो लोग एक गेम खेलते हैं। उन्होंने पहाड़ों पर जाकर रिबन्स इकट्ठे करके लाने थे, जो ज्यादा लाएगा वही टीम जीत जाएगी। और यहाँ पर अपनी टीम का हिस्सा वो मिस किम को बना लेता है ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। लेकिन यहाँ पर उसे सियोंग की कॉल आती है तो वो दोबारा से जेलस हो जाता है और उससे फोन छीन के काट देता है। अब मिस किम को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर बारिश आने लगती है और यहाँ पर ली योंग पहुंच जाता है, अपने कोट का छाता बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है और एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। किम उसके पास बैठी हुई थी और वो लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक स्पाइडर नजर आती है, किम बहुत डर जाती है। ली योंग उसे शांत करता है और उसे एक चॉकलेट निकाल कर देता है। ये देखते ही किम शॉक्ड रह जाती है क्योंकि यही तो सियोंग ने बचपन में उसके साथ किया था जब किडनैपिंग के बीच वो डर गई थी। अब वो अपनी फीलिंग्स में बहुत कंफ्यूज थी। उसका मन कहीं ना कहीं उसे कह रहा था कि ली योंग ही वो इंसान है जिसे वो तलाश कर रही है, लेकिन सारे फैक्ट्स कहते थे कि वो सियोंग है। अब यही बात वो ली योंग से कहती है कि मैं बचपन से उसी को तलाश कर रही हूँ। जिस तरह से सियोंग ने मेरा साथ दिया था तब वो मेरी मेमोरीज और मेरे हार्ट में एक स्पेशल प्लेस रखता है, इसलिए मुझे उसके करीब आने से मत रोके। सब कुछ खुद देखना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। ली योंग उससे कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी मिस किम, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। एक्चुअली ली योंग को भी एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती, अगर किम मेरी है तो ये इवेंचुअली मेरे पास ही आएगी। अब किम भी उससे पूछ लेती है कि तुमने उस दिन मुझे किस करते हुए पुश क्यों करा था। वो उससे कहने लगता है कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही विच वाली लेडी नजर आती है।
अब वो उससे डिटेल्स पूछती तो वो यहीं पर उसे डराने लग जाता है। पीछे काफी अंधेरा था और वो झाड़ियों में यही इशारा कर रहा था कि शायद यहाँ पर भी मुझे कोई विच या घोस्ट दिखा है। अब ऑफिस के सारे लोग उस वक्त काफी परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बॉस भीगा हुआ वापस आया है। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि वो लोग इतना लेट आए थे और बाकी लोगों ने सारा खाना खत्म कर दिया था। बॉस के लिए स्पेशल खाना रखा था लेकिन वो भी मिक्स हो गया था। अब यहाँ पर सबको लगता था ली योंग बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं करता, कहता गलती किसी से भी हो सकती है। और बस वो इसी बात पर खुश हो गया था कि उसे सेक्रेटरी किम के साथ इंस्टेंट नूडल्स खाने का एक और मौका मिलेगा। वो यहाँ पर किम के साथ नूडल्स खाते हुए बहुत एंजॉय करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सुबह सुबह निकल गया था और जाते जाते उसने किम को कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, शाम को बारबेक्यू डिनर तुम्हारे लिए मैं प्रिपेयर करूंगा अपने घर पर। अब वो अपनी मीटिंग वगैरह से फारिग होकर पार्क को अपने साथ ले जाकर बहुत सारी शॉपिंग कराता है बारबेक्यू से रिलेटेड ग्रोसरीज की। पार्क बहुत खुश था लेकिन इन दी एंड ली योंग उसे वहीं छोड़ता हुआ चला जाता क्योंकि ये रोमांटिक डिनर वो सिर्फ किम के साथ करना चाहता था। किम भी शाम को बहुत अच्छे से रेडी होती है और बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दफा तो ली योंग जैसे ही उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसे बताता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही किम देखती है कि उसने सारा मीट जला दिया है और बारबेक्यू नहीं बल्कि वहाँ पर तो कोयले पड़े हुए हैं, अब वो दोनों ही हंसने लगते हैं और इन दी एंड उन्हें सिर्फ पिज्जा मंगाकर खाना पड़ता है। फाइनली एक रोमांटिक सीन आ गया था। ली योंग उसे जैसे ही किस करता वो दोबारा से डर जाता है, ऊपर से मिस्टर पार्क पहुंच जाता है। अब वो दोनों बहुत एम्बैरस होते हैं। ली योंग तो बहुत वियर्ड एक्ट करने लगता है जबकि किम किसी तरह से सारी सिचुएशन को कंट्रोल करती है और पार्क भी शर्मिंदा होकर चला जाता है। अब ली योंग अगले दिन फिर से परेशान था, कहीं किम नाराज ना हो गई हो, दोबारा से मैं किस करने में नाकाम रहा हूँ। जबकि उसके वियर्ड से बिहेवियर से सारे ऑफिस वाले अलग परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस के साथ। दूसरी तरफ हमें सियोंग को दिखाते हैं, उसने मम्मी को बताया था कि बचपन में मेरे साथ जो लड़की किडनैप हुई थी वो किम मीसू थी। मम्मी ये सुनकर परेशान हो जाती और जाकर किम से मिलती है। वो उससे यही पूछने लगती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये तुम होगी, और उससे बहुत सारी बातें भी पूछ लेती है उस किडनैपिंग इंसिडेंट से रिलेटेड। मम्मी ये सब सुनती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछने लगती है कि इस दौरान मेरा हाईयोन वो कैसा रहा था। यहाँ पर उन्होंने सियोंग का नाम नहीं लिया था बल्कि हाईयोन नाम लिया था। किम एक दफा खामोश हो जाती है और कहने लगती है कि वो बहुत बहादुर था, उसने ना सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि खुद भी सारी मुसीबतें झेली और इन दी एंड मुझे घर तक छोड़कर गया था। अब यहाँ पर एक दफा वो देखती है तो सियोंग के पैरों पर कोई निशान नहीं था, लेकिन ली योंग के तो स्कार बने हुए थे। यहीं से उसे शक बढ़ने लगता है। और तो और उन्हें जहाँ पर किडनैप किया गया था वो कमरा बहुत ठंडा था और यहीं पर ही उसे याद आने लगता है कि सियोंग को तो कोल्ड से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन ली योंग वो कोल्ड के लिए बहुत सेंसिटिव है और वो बच्चा भी जो उसके साथ किडनैप हुआ था। उधर हमें ली योंग को दिखाते हैं, उसे भी यादें आ रही थी। बचपन में उसने किम से वादा किया था कि मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि अगर वो उसे पिंकी प्रॉमिस नहीं कर रहा था तो वो नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन ये सारी यादें उसे क्यों आ रही हैं, और अगर वही उसके साथ किडनैप हुआ था तो वो छुपा क्यों रहा है। वेल अब उसके बाद दिखाते हैं कि रात को ली योंग किम के घर के बाहर आता है और उसे चॉकलेट्स का एक पूरा बॉक्स गिफ्ट में देता है उसे मनाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम वो किस नहीं कर सका था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि उनकी लाइब्रेरी का ओपनिंग इवेंट होता है और यहीं पर ही सियोंग भी आया हुआ था। सियोंग जानबूझकर बहाने से किम के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। ये बात ली योंग ने भी देख ली थी, उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वो तुरंत ही वो इवेंट छोड़कर वहां से चला जाता है। किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से सियोंग उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। वो यहाँ पर ली योंग के पीछे पीछे बाहर चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेकिन वो कहता है कोई जरूरत नहीं। किम कहती है जरूरत है क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ मिस्टर ली योंग। अब वो दोनों हक करते हैं। यहाँ पर एक दफा फिर से ली से किस नहीं हो पा रही थी तो अब की बार किम ये मौका हाथ से नहीं जाने देती और खुद ही उसे किस कर लेती है और इस तरह से फाइनली वो दोनों एक हैप्पी कपल बन चुके थे और उनकी डेटिंग हो चुकी थी स्टार्ट। ली योंग बहुत खुश दिखाई दे रहा था, वो उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है और कहता है कि हमें ज्यादा देर ऐसे डेटिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ जल्दी से शादी कर लेते हैं। और किम शर्माने लगती है कि शाम को तो हमने डेट स्टार्ट किया और रात को ही शादी की बात। अब वहां से वापस जाते हुए ली योंग को सारा रास्ता वही बातें याद आ रही थी, बचपन की किम वाली बातें जो उससे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, यू टर्न लेता है और दोबारा उससे मिलने चला जाता है, उसे हक करता है और कहता है मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और फिर उसके बाद रात को किम एक सपना देखती है। इस सपने में वही बच्चा था जो उसके साथ था, किडनैप हुआ था। वो उसका नाम जो पहले भूल चुकी थी आज उसे याद आ जाता है, ली सियोंग। वो सोचने लगती कि वो तो सियोंग ही था। वेल अब नेक्स्ट डे वो ऑफिस में जाती है। आज उनकी डेटिंग का फर्स्ट डे था। यहाँ पर एक दफा वो ऑफिस से जाने लगती है, ये देखकर कि बॉस सो रहा है तो वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे रोमांस करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कब वो उसकी सेक्रेटरी है और कब उसकी गर्लफ्रेंड। यहाँ पर ली योंग उसे कहने लगता है कि इतने अरसे बाद तो तुम मुझसे मिली हो, मैं स्लो डाउन नहीं होने वाला। यहाँ पर एक दफा किम मुझसे पूछ लेती है, कहती है पता नहीं क्यों मेरे सिक्स सेंस कहती है कि मेरे साथ मेरे बचपन का स्वीट हार्ट जो मेरे साथ किडनैप हुआ था वो तुम थे, लेकिन ली योंग साफ कह देता है नहीं मैं नहीं, सियोंग किडनैप हुआ था। वेल अब फाइनली वो दोनों डिनर डेट पर जाते हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सेक्रेटरी है। वो उसकी सेक्रेटरी भी थी और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी, तो समझ नहीं आ रही थी, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था। यहाँ पर ली योंग उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरी ज्यादा केयर करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बॉस के तौर पर तुम्हें बहुत सेल्फिश रहा था, लेकिन अब मैं एक केयरिंग बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और तो और अब उसका मन ही नहीं करता था कि छोटी छोटी बात के लिए सेक्रेटरी किम को बुलाए। एक दिन खुद ही अपनी कॉपीज करने लगता है और उस दिन तो कोलीग्स हैरान ही रह जाते हैं जब मिस्टर परफेक्ट खुद ही अपने लिए स्नैक्स उठाकर जा रहा था। वो सब सोचते हैं कि कुछ तो वियर्ड चल रहा है, कहीं सर हमारे पागल तो नहीं हो गए। जबकि बॉस ने तो अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टी रेडी करी हुई थी। वो फर्स्ट टाइम उसने अपने हाथ से बनाई थी, लेकिन वो इतनी गर्म थी कि बेचारी का मुंह ही जल जाता है।
यहाँ पर वो उसे काम डाउन कर रहा होता है कि यही सीन पूरा ऑफिस देख लेता है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ली योंग को एक आइडिया आता है और वो सबसे यही कहने लगता है कि मैंने आई कॉन्टैक्ट डे मनाने का फैसला किया है। मैं अक्सर इस तरह के डेज मनाया करूंगा और सबसे पहला आई कॉन्टैक्ट मैंने करा है सेक्रेटरी किम से और अब मैं अपने सारे वर्कर्स से करूंगा। ये पूरा ड्रामा उसे रचाना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को छुपाने के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग काफी केयरफुल रहते हैं ऑफिस में ताकि किसी को कोई शक ना हो उनके रिलेशनशिप को लेकर। अब शाम को ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर आता है। उसके लिए स्पेशल खाना भी लेकर आया था ताकि वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और ये देखकर कि खाना उसकी पसंद का है वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका मूड उस वक्त खराब हो जाता है जब बाहर दरवाजे पर शोर मचा हुआ था क्योंकि दोनों सिस्टर्स उससे मिलने के लिए आई थी। वो तुरंत ही ली योंग को पकड़ती और कबर्ड के अंदर छुपा देती है। लेकिन उसकी सिस्टर्स किसी डिटेक्टिव से कम नहीं थी। उन्हें पता चल जाता है यहाँ खाना खुला पड़ा है, इससे और कौन मिलने के लिए आ सकता है सिवाय इसके ठरकी बॉस के। वो उसे बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारा बॉस ये कितना गिरा हुआ इंसान है, पहले तुम्हें तंग करता है और उसके बाद अपने डिसफंक्शन को छुपाता है, ढंग से किस्तों से करनी नहीं आती और तुमसे फ्लर्ट करने पहुंचा हुआ है। ये सारी बातें अंदर बैठा ली योंग सुन रहा था। अब जैसे उसकी सिस्टर्स जाती है किम डरते डरते दरवाजा खोलती है और अंदर ली योंग का गुस्सा देखने वाला था। लेकिन ये गुस्सा और एग्रेसिवनेस किसी और तरह से निकलती है और वो ये थी कि वो उसे साबित करना चाहता था कि मैं भी एक अच्छा किसर हूँ। अब उसके बाद सेओंग एक दिन मिलने के लिए आता है लेकिन किम उसे बहुत दिनों से अवॉइड कर रही थी और किम इस बात से भी हैरान थी कि उसने अपनी बचपन की डायरी भी उसे दी है फिर भी उसे कोई यादें नहीं आ रही। और ऊपर से यहाँ पर ली योंग भी पहुंच जाता है जो उसके सामने किम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। सेओंग को क्लियर हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब उसके बाद वो ली योंग के साथ कुछ समय बिताती है। यहाँ पर वो बातों बातों में बताता है कि मैं बचपन में भी अपनी मम्मी के ही एक फ्रेंड फैशन डिजाइनर के कपड़े पहना करता था। अब ये बातें किम नोटिस कर रही थी और वो एक डीप ऑब्जर्वर थी और उसे याद आने लगता है कि जो बच्चा उसके साथ किडनैप हुआ था उसने भी उसी फैशन डिजाइनर के कपड़े पहने हुए थे। अब वापसी में वो देखती है जब गाड़ी में ली योंग सो रहा था तो वो जानबूझकर उसका नाम लेती है, लेकिन वो नाम नहीं बल्कि उसे कहने लगती है सेओंग ह्योन, जो ह्योन नाम उसकी मम्मी ने लिया था और इस पर वो अनइंटेंशनली यस बोल देता है। अब इतने सारे सबूत किम के लिए काफी थे। वो तुरंत ही उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने अपना नाम बदला है? मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है। लेकिन ली योंग दोबारा से उसे झूठ बोल देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद घर जाकर ली योंग बहुत अपसेट बैठा हुआ था, उस इंसिडेंट को याद कर रहा था और बस यही बोल रहा था किम की फोटो को देखकर कि ये सारा कुछ तुम्हें दोबारा याद करने की कोई जरूरत नहीं, मत सफर करो दोबारा। पर किम भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो यही बात जाकर मम्मी से पूछती है कि आपके किस बेटे का नाम ह्योन है, लेकिन मम्मी भी बात को टाल देती है। उसके बाद सेओंग उसे मिलता है और वहाँ पर 2 बच्चों की बचपन की फोटोज थी। वो पूछती है कि इसमें से आप कौन हो, और जब उसे पता चलता है कि इनमें से ली योंग कौन सा, तो ये तो वही बच्चा था जो उसके साथ किडनैप हुआ था। लेकिन वो खामोश हो जाती है और इस बारे में ली योंग से कोई भी बात नहीं करती। अब वो शाम को उसके घर पर जाती है और वो अभी शावर से निकला था। उसके पैरों पर वही निशान थे स्कार वाले जो कि उसके किडनैपिंग की वजह से पड़े थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने में उसको ली योंग भी देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद अपनी सिस्टर्स की रेजिस्टर्स की वजह से ऐसी है। वो उसे तसल्ली देता है और कहता है कोई बात नहीं, माना मैं बहुत परफेक्ट हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सिस्टर्स के सामने ऑर्डिनरी बनकर उनका दिल जीत लूंगा। वो हमारे रिलेशनशिप को जरूर एक्सेप्ट करेंगी। उसके बाद वो उसे सी ऑफ करने के लिए भी जाता है और यहाँ पर भी बहुत रोमांटिक सीन्स होते हैं। अब वो सिस्टर्स इकट्ठे वेकेशन पर गई हुई थी और यहाँ पर उनके पीछे पीछे ली योंग भी पहुंच जाता है, लेकिन सिस्टर्स उसे बहुत हार्ड टाइम दे रही थी। उसे जल्दी अप्रूव करने वाली नहीं थी। वो ज्यादा पैसे से और पावर से इंप्रेस नहीं होने वाली थी। वो यही कहती है कि तुम हमारे जैसे बनकर दिखाओ। अब वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, उनकी तरह ऑर्डिनरी खाना भी खाता है और वो उसे ठूस ठूस कर खाने को कहती है ताकि पैसे तो पूरे हों। और वो बेचारा ये भी कर लेता है और बात बात पर उसकी सिस्टर जो उसे ताने देती थी वो सब चुपचाप बर्दाश्त करता है। पहले तो वो ऐसे घूमता था जैसे उसने पूरी दुनिया को कर्जा दिया हुआ है, लेकिन अब इतनी बातें सुनता है सिर्फ किम के लिए। अब जब वो सिस्टर्स क्लैम्स पकड़ने के लिए गई हुई थी, अब वो एक कॉस्ट्यूम में फुली रेडी होकर वहाँ पहुंच जाता है और यहाँ पर एक बेट भी लगी थी कि जो टीम जीतेगी दूसरी टीम को उसकी एक विश पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारे मिस्टर परफेक्ट की फुर्तियां देखने वाली थी। वो जिस तरह से वहाँ पर क्लैम्स इकट्ठे करता है उनकी टीम जीत जाती है और इन दी एंड यही रिक्वेस्ट थी उसकी कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए आप लोगों के जीजा जी के तौर पर। अब फाइनली सिस्टर्स को मानना पड़ता है और वो यहाँ पर उनसे वादा भी करता है कि मैं ली योंग को हमेशा खुश रखूंगा। और उसके बाद किम उसे बताती है कि एक्चुअली हर साल वो सिस्टर्स यहाँ पर आती हैं अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए और वो अपनी मम्मी को बहुत याद करती है। वो 4 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई थी। किम उससे कहती है कि अगर तुम्हारी भी कोई पेनफुल मेमोरीज है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। इस बात पर ली योंग सिर्फ उसे हक कर लेता है। जबकि उधर मम्मी ने फैसला किया था क्या मैं ये सीक्रेट और नहीं रख सकती। वो जाकर सेओंग को कह देती है कि उस दिन तुम नहीं थे जो किडनैप हुए थे, बल्कि 3 दिन किडनैप मेरा बेटा ली योंग हुआ था। उधर ली योंग और किम आज एक परफॉर्मेंस देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक मैजिक शो होने वाला था। ली योंग एक काम के लिए साइट पर जाता है। इतने में सेओंग वहाँ किम को तलाश करते हुए पहुंच जाता है। सेओंग उसे यही बताता है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या बताया है। वो उसे जो बता रहा था उसके काम तो पता नहीं सुन रहे थे कि नहीं, लेकिन सामने जो मैजिशियन आई थी उसे देखकर यही लग रहा था कि यही वो लेडी है जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था। और उसे देख देख कर उसे वो सारी यादें आने लगती हैं और यहीं पर वो डर के मारे बेहोश हो जाती। एक्चुअली वो लेडी रियल में तो वो किडनैपर नहीं थी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग, उसका स्टाइल और उसकी वाइब्स बिल्कुल उसी जैसी थी। इसीलिए किम मिस उस टाइम पर इतना डर जाती है कि शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली किम जब छोटी सी थी उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। वो अपनी सिस्टर के साथ घर पर सो रही थी, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो बाहर मम्मी को तलाश कर रही थी। वही लेडी वहां से गुजर रही होती है जो कि एक साइकोपैथ थी। वो उसे अपने साथ ले जाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाऊंगी। और फिर किम जाकर देखती है कि वहां पर पहले से ही ली योंग भी किडनैप होकर बैठा हुआ है। किम तो बहुत छोटी थी, ये सब नहीं समझ सकती थी, लेकिन ली योंग बड़ा था। ली योंग जब उसके पास बैठकर उससे बातें करता है तो उसे लगता है कि छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट है। वो बहुत केयरिंग था, उसका ख्याल रखता है, उसे रियलाइज भी नहीं होने देता कि वो लोग यहाँ पर किडनैप है।
बाद में वो आंटी आती है और उसके बाद उनको डराने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने किसी से रिश्ते में धोखा खाया है और उस आदमी ने आगे शादी करी हुई है, उसके 2 बच्चे भी हैं बिल्कुल इन्हीं की एज के। इसीलिए वो इनको टॉर्चर करके अपना बदला निकालने की कोशिश कर रही है। किम तो छोटी सी थी, कभी कभी सो जाती थी, लेकिन ली योंग को आंटी आकर बहुत टॉर्चर करती थी और ये भी धमकी देती थी कि मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। यहाँ पर ली योंग उन्हें समझाता है और कहता है कि आप किसी की खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती हैं, मैं तो बाहर जाकर पुलिस को भी नहीं बताऊंगा, आप हमें छोड़ दें। अब उसके कॉन्टिन्यूस समझाने के बाद फाइनली उस लेडी को थोड़ा बहुत होश आता है और इन दी एंड वो अपने सारे किए हुए टॉर्चर की वजह से इतना गिल्ट फील करती है कि जाती है और उनकी नजरों के सामने ही सुसाइड कर लेती है। किम ने ये नजारा नहीं देखा था, लेकिन ली योंग ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था और इसी वजह से वो एकदम शॉक में चला जाता है। किम भी जब लटकती हुई आंटी को देखती है तो बहुत डर गई थी। यहाँ पर ली योंग उससे ये मंजर छुपा लेता है और कहता है वो आंटी नहीं, वो एक बड़ी सी स्पाइडर है। अब वो उसे सर्वाइव करके ले आया था बाहर। यहाँ पर किम मिसू ने उससे कहा था तुम मेरे लिए एक प्रिंस हो, क्या बड़े होकर मुझसे शादी करोगे? पर इस ट्रॉमा के बाद ली योंग की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे जगह जगह वही घोस्ट वाली आंटी दिखाई देती थी। इसी वजह से वो बेहोश हो गया था और बहुत अरसे तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता रहा था। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसे दौरे पड़ते थे। किम मिसू तो अपने पुराने वाले घर से ट्रांसफर कर गई थी कहीं और, लेकिन यहाँ पर उसे एक दिन किम दिखाई दे गई थी जो कि उसके ऑफिस में एज ए जनरल वर्कर काम कर रही थी। उसने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपने करीब करीब रखता है ताकि हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सके। किम मिसू की उसके दिल में एक स्पेशल जगह थी और जिस तरह से अभी तक ली योंग सफर करता था उसी टॉर्चर की वजह से वो नहीं चाहता था कि किम को कोई भी ऐसी याद आए, इसलिए उसने कभी उससे कोई बात शेयर नहीं करी थी। वो उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता था, लेकिन उसकी केयर भी बहुत करता था इनडायरेक्टली, और इसी तरह से उसने उसे उसके कैरियर के टॉप पर पहुंचा दिया था। इतने में वहां पर सियोंग आता है और वो आकर ली योंग से कहने लगता है कि मुझे सब सच पता चल गया है, तुमने क्यों छुपाया ये सब। एक्चुअली सियोंग ही उसे वहां पर छोड़ कर आया था उस खाली बिल्डिंग में जहां पर उसका किडनैप हो गया था। लेकिन बाद में जब उसे 3 दिन तक अपना भाई नहीं मिला था तो वो इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसने खुद को ही दोष देना स्टार्ट कर दिया था। वो भी बीमार हो गया था और उसके बाद उसकी मेमोरी भी लॉस कर गई थी सिर्फ इस शॉक से रिलेटेड। ली योंग जब अपनी फैमिली को इतना टॉर्चर होते देखता है तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे सारा कुछ भूल चुका है जो भी उसके साथ ट्रॉमा हुआ था, लेकिन इनफैक्ट उसे हर चीज याद थी और उसे आज तक बॉदर भी करती थी। वो एक दिन भी सबको नहीं भूला था, लेकिन वो अपनी फैमिली की शांति के लिए खामोश रहता है। और उसके बाद सियोंग ह्योन ने अपना नाम बदलकर ली योंग रख लिया था। अब जब वो अंदर आता है तो किम उससे बहुत शिकवा करती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया था। वो उससे सॉरी करता है और कहता है कि आज तक मैं उस ट्रॉमा को नहीं भुला पाया, तुम्हें क्यों सफर करा था इसलिए तुम्हें नहीं याद दिलाना चाहा। वो उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, और फिर वो वादा भी लेती है कि आज के बाद तुम इससे कुछ नहीं छुपाओगे। अब ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड का हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो और खुद काम पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बार बार उसे सेक्रेटरी किम की याद आई जा रही थी और किम कहाँ सुकून करने वाली थी। वो भी ऑफिस पहुंच जाती है कहकर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ली योंग सोचता है कैसे तो ये काम से वापस जाएगी नहीं, तो उसको एक आइडिया आता है। वो अपने कोलीग्स को बुलाता है और कहता है कि सारे लोग आज मेरी तरफ से फ्री स्पा पर जाएंगे। किम भी अपनी कोलीग्स के साथ स्पा लेने चली जाती है ताकि वो फ्रेश फील करे। एक्चुअली वो तो किम को रिलैक्स करना चाहता था, लेकिन सारों को फ्री में स्पा सर्विसेज मिल गई। यहाँ पर गॉसिप करते हुए जब भी गर्ल्स अपने बॉस की कोई बुराई करती थी तो अब तो किम को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो सिर्फ बॉस तो नहीं उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। अब उसके बाद दिखाते हैं कि एक दफा ली योंग किम को अपने साथ फनलैंड में लेकर आता है और वहां पर उसे एक जगह दिखाकर कहता है कि जहाँ पर हम किडनैप हुए थे यही वो जगह है जहाँ पर खंडर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि कोई और बच्चा यहाँ टॉर्चर नहीं होता, बल्कि सबको यहाँ पर आकर खुशी मिलती है। अब उसके बाद ली योंग वापसी पर किम से कहने लगता है कि पता है इस ट्रॉमा की वजह से मुझे आज तक नाइटमेयर्स आते हैं, तुम्हें आज ये सारी यादें दोबारा आई हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरे बुरे सपने आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। लेकिन किम उसे ये कहकर मना कर देती है कि आपके घर पर इस तरह से रहना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। वो डरती उससे पहले ही कोई दरवाजे पर आता है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ था। कहता है कि तुम मेरे घर आकर नहीं रहना चाहती तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन ये छोटी सी जगह थी, किम उसे बहुत मना करती है, पर वो कहता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा। और वो अकेला नहीं बल्कि अपना सूटकेस भी साथ लेकर आया था, यानी कि उसकी 3-4 दिनों की तो पक्की तैयारी थी। अब वो उसके छोटे से अपार्टमेंट में अपनी चीजों को फिट करने की कोशिश करता रहता है और कहीं ना कहीं सब कुछ घुसा ही लेता है। किम का तो बेड भी बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी ली योंग किसी तरह से एडजस्ट कर लेता है और यहाँ पर उसके साथ लेटे हुए किम को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो वो सोने की बजाय उससे कहती है कि क्यों ना हम टीवी देखें, लेकिन टीवी में भी कुछ इस तरह के सीन्स आ रहे थे कि जिसे देखकर उसकी ऑकवर्ड फीलिंग और भी बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ पर ली योंग से कहता है कि क्यों ना हम फ्रेश एयर लें और थोड़ी सी वाइन पिए, इस तरह से हम कूल डाउन हो जाएंगे। अब वो लोग छत पर चले जाते हैं। बॉटल ओपनर तो उनके पास था नहीं, तो तरह तरह से यहाँ पर के उस वाइन बॉटल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये $20,000 की है तो उसी वक्त शांति से रख देती है, क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाती तो उसे याद था कि ली योंग उसका बॉस भी है। थोड़ी देर बाद नीचे वाली एक आंटी उनको बुला लेती है और डांटने लगती है कि तुम लोगों ने गाड़ी गलत जगह पर पार्क करी है, ये हमारी स्पेस है, और साथ ही साथ रोब भी झाड़ती है कि देखो इतनी छोटी सी जगह पर रहते हो, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है, कोई अपने खर्चे सोच समझ कर किया करो। उन आंटी में ज्यादा रोब इसलिए था क्योंकि उनका एक बेटा योमयांग कंपनी में नई जॉब पर लगा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसको वो डांट रही है वो योमयांग कंपनी का वाइस चेयरमैन है। अब चीजें ली योंग को सूट नहीं कर रही थी तो किम उसके साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन गेस्ट रूम में अकेले उसे ऑकवर्ड सा लग रहा था। ली योंग उसके पास ही आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने अकेला छोड़ने के लिए इतना सब कुछ किया था, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा ताकि तुम डरो मत।
उसे सुलाने के लिए ली योंग ने गाना भी गाया था और किम बहुत शांति से सो गई थी। उसे सोता देख ली योंग बहुत खुश होता, लेकिन सारी रात वो जिस तरह से बार बार आकर उसे हक कर रही थी, इसकी वजह से ली योंग इतना डिस्टर्ब हुआ था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके डार्क सर्कल्स बढ़े हुए थे और सुबह गुस्से से भरा हुआ वो एक ड्रैगन बना बैठा था और जाते जाते वो उसे सिर्फ इतना ही कहता कि मिस किम, आज रात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली किम को थोड़ी देर बाद में समझ आती है, लेकिन पता चल गया था कि बॉस ने यही बोला है कि आज रात तुम मेरे घर पर मेरे बेड में सोई तो मेरी खुद को काबू करने की कोई गारंटी नहीं। अब उसके बाद वो किम के साथ एक दफा शॉपिंग पर जाता है। वो लोग अपने कपल वाले मग खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर लेडी उनको यही कहने लगती कि आजकल न्यूली वेड कपल्स में हमारे डिनर वेयर बहुत फेमस है, आप वो लेना चाहेंगे। और ये न्यूली वेड वाला शब्द सुनते ही एकदम ली योंग एक्साइटेड हो जाता है। वो तो खरीदना चाहता था, लेकिन किम उसे मना कर देती है कि ये सब शादी के बाद की चीजें, अभी हमें सबकी कोई जरूरत नहीं। अब उसके बाद आज ली योंग से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स उसके ऑफिस में आते हैं और वो यही कहने लगते हैं कि सियोंग इतना गिल्टी फील कर रहा है कि वो ये सारा कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा है, वो मुड़कर हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा। ली योंग भी बहुत दुखी होता है अपने बचपन को याद करके। एक्चुअली सियोंग ने जब देखा था कि उसके भाई को उसकी वजह से इतना सफर करना पड़ा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी था, उसके पैरों पर स्कार भी पड़ने वाले थे, तो उस शौक की वजह से खुद को उसकी जगह समझने लगता है। इवन कि उसने उसका कमरा भी ले लिया था और यही कहा था कि मैं किडनैप हुआ हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से। और इसी वजह से उसे बहुत अरसा साइकी का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा था और यही वजह थी कि ली योंग ने अकेले ही सारा कुछ बर्दाश्त भी किया और फिर अपने भाई से एक्यूजेशन भी लेता रहा कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। आज भी ली योंग ये सारा कुछ सुनने के बाद अपनी मम्मी डैडी की बात मान लेता है और कहता है कि मैं सारा कुछ भुलाने को तैयार हूँ। किम ने भी सब सुना था और वो बहुत दुखी हो जाती है ये जानकर कि ली योंग की लाइफ जो बाहर से एकदम क्रिस्टल क्लियर और शीशे जैसी दिखती है, उसके अंदर कितने दुख छुपे हुए हैं। अब ली योंग जाता है अपने भाई सियोंग से मिलने के लिए। सियोंग खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था ये सारी हकीकत जानने के बाद, और उसके बाद फाइनली वो दोनों भाई अपने बीच की दुनिया क्लियर कर लेते हैं। ली योंग उसे ये कहता हुआ माफ कर देता है कि जो होना था हो गया, हमारे पेरेंट्स को बहुत सफर करना पड़ा, अब उनको और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और ली योंग को सबसे बड़ी खुशी किम की शक्ल में मिली थी, जो कि बचपन में उसे मिली थी और आज भी उसके साथ है। अब उसके बाद आज शाम को किम और ली योंग इकट्ठे बैठे हुए थे। वो लोग अपने रिलेशनशिप को एक और लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब कर देता है और वो होती है मिस्टर पार्क की कॉल। मिस्टर पार्क ने तो लगता है सोचा हुआ था, उनकी तरफ से कोई ऐसी कर्ज थी कि खुद तो वो डिवोर्स थे, लेकिन कभी भी ली योंग को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ली योंग को एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड एक इमरजेंसी आ गई थी, वो काम में बिजी हो जाता है और किम बेचारी वाइन पी के वहीं पर ही सो जाती है। ली योंग को पता चलता है कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए कल अब्रॉड जाना पड़ेगा, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुला देता है और उसके बाद सुबह ही सुबह उससे कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और जाते जाते उसको अपनी एक हैंडसम सी फोटो भी देकर जाता है और कहता है इस फेस को देखती रहना, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और उसकी फोटो भी लेकर जाता है। अब वो हमेशा वहाँ पर उसे वीडियो कॉल्स करता रहता था जब भी फ्री होता था। इवन कि उसे इतनी कॉल्स करता था कि कभी कभी तो मिस किम डिस्टर्ब भी हो जाती थी, वो तो अपने कामों में बिजी होती थी। अब ली योंग उसे सरप्राइज देने की खातिर कुछ जल्दी ही वापस आने की प्लानिंग कर रहा था। वो सरप्राइज विजिट जब करता है तो देख कि मिस किम उदास नजर आने की बजाय मिस्टर कोए के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, जो कि उनके डिपार्टमेंट में नया ही शिफ्ट हुआ था। अब वो बहुत जेलस होता है और जब भी उसके फेस पर जेलसी आती थी वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लगने लगता था। अब यही बहुत सारी बातें जाकर वो किम को भी लगाता है कि मैं तो भागा भागा तुम्हारे लिए आया, लेकिन तुम तो मेरे लिए उदास ही नहीं हो। लेकिन किम भी उसके फेस पर ये जेलसी देखकर बहुत इंजॉय कर रही थी। अब उसके बाद वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है और यहीं पर कोई उनकी फोटोज भी बना लेता है। अब जिया ने यही फोटो जाकर दिखा दी थी किम को, लेकिन इस फोटो में उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था। जिया को शक होने लगता है कि जैसे ये हैंड और ये ब्रेसलेट उसने कहीं देखा है। किम इसको मुकर जाती है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मेरे जैसा किसी और का ब्रेसलेट होगा। पर इन दी एंड जिया ने उन दोनों को पकड़ ही लिया था, जिसके बाद की मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। ली योंग को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि यही तो अच्छा मौका है, हम सबको बता देते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मैं तो पूरी दुनिया को ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ताकि कोई भी लड़का तुम्हारे से फ्लर्ट करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन किम कहती है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, आप पूरे देश में फेमस है, आपकी गर्लफ्रेंड होने की वजह से मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और अभी मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। अब उसकी ये बात तो वो मान जाता है, लेकिन उसे कहने लगता है कि अब हम घर जा ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो उस रात हमारे बीच इनकम्प्लीट रह गया था वो मैं अब फिनिश करना चाहता हूँ। ये सुनते ही किम शर्माने लगती है कि ये इतनी खुली खुली बातें कैसे कर सकता है, लेकिन किम उसे इनकार करती या कोई भी जवाब देती उससे पहले ही उसे एक इमरजेंसी फोन कॉल आ जाती है। पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब वो उन्हीं को ही देखने के लिए पहुंच गई थी। एक्चुअली उसके डैड क्लब वगैरह में परफॉर्मेंस देने वाले एक सस्ते से रॉक स्टार थे और यही परफॉर्मेंस करते हुए वो इतने जोश में आ गए थे कि उनकी कमर पर चोट लग गई थी। वो अपनी एज अक्सर भूल जाया करते थे स्टंट्स दिखाते हुए। अब उसको तो अपने डैड के साथ आज हॉस्पिटल में रहना था उनकी केयर करने के लिए, जबकि ली योंग बेचारे के सारे सपने हवा में उड़ जाते हैं कि आज रात उसे अकेले ही सोना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ली योंग अपने काम के लिए रेडी हो रहा था, तो उसने सोचा था कि जाते जाते मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ से भी मिलता जाऊं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि किम उनके लिए कुछ चीजें लेने बाहर आई हुई है। अब उसे जल्दी थी तो वो तो तुरंत ही वहां से वापस चला जाता है। अब उसने सोचा हुआ था कि आज लंच तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करूंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड वो अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी ज्यादा ही बिजी हो जाती है। उसकी सिस्टर उससे मिलती है, उसे लंच भी कराती है और तो उसके पास कुछ कूपन्स थे और उससे वो सस्ती शॉपिंग भी अपनी छोटी सिस्टर को कराती रहती है। जब वो वापस आती है तो यहाँ पर ली योंग को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन शॉपिंग बैग्स में उसी की सारी चीजें और तो उसने लंच भी करा हुआ है, तो वो एकदम सैड हो जाता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह से रिएक्ट करता था। अब उसे लगने लगता है कि जैसे कि उसकी बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं करती, और यही कहानी लेकर वो पहुंच जाता है सीधा अपने फ्रेंड मिस्टर पार्क के पास, जिसे वो सारे अपने दुख सुख सुनाया करता था।
वो उसे ये भी बताता है कि वो हमारे रिश्ते को और प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहती। तो मिस्टर पार्क उसे यही कहते हैं कि प्लीज खुद को उस पर फोर्स करने की कोशिश मत करो। अगर अभी वो तुमसे आगे बढ़ने के लिए इतनी रेडी नहीं है तो उसको ऐसे लगने लगेगा कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं हो बल्कि एक मॉन्स्टर हो जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालना चाहते हो। अब ये इमेजिन करते हुए ली योंग डर जाता है। तो अब वो तुरंत ही जाता है और किम से कह देता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन किम को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत निराश हो गया है और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने अपनी विशेष नहीं रखेगा तो और किससे शेयर करेगा। तो वो भी आज रात को रेडी होकर उसके घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो दोबारा से उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम आज रात यहाँ आई तो मैं कोई गारंटी नहीं देता खुद को काबू रखने की। और वो चुपचाप घर के अंदर एंटर हो जाती है और यहीं पर ही हमारे स्वीट से मेन कपल की फर्स्ट नाइट होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और ली योंग का तो काम पर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन किम उसे समझाती है कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। आज के दिन ऑफिस में ली योंग उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज तुम एक स्पेशल जगह पर एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाना है। अब किम बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो कि एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड चला रही थी। बॉय नहीं बल्कि लड़की थी और वो जिस तरह से उससे क्लोज थी और बचपन की बातें उससे शेयर कर रही थी, उसे देखकर किम को काफी जेलसी होने लगती है कि एक वही लड़की नहीं है जो उसकी लाइफ में इसके इतने क्लोज है। और तो उसकी फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को बड़ी खुश होकर बता रही थी कि पता है मैं वो फर्स्ट पर्सन थी, ये 5 साल का था तो इसने मुझे प्रपोज भी किया था। अब ये सुनकर तो किम की शक्ल देखने वाली थी, उसे लगता था कि सिर्फ मेरी और इसकी बचपन की यादें हैं। और ली योंग भी इंजॉय करने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जेलसी हो रही है या इनसिक्योर फील कर रही है। वो रास्ते में भी उससे कहता है कि जेलस होती हुई तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो, लेकिन वो मानने से इनकारी हो जाती है कि मैं और जेलस कभी भी नहीं। अब वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। यहाँ पर वो उसे मिलकर वापस जा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि अभी अपने डैड को मिलवाने का टाइम हुआ है, लेकिन डैड उनको यहाँ पर इकट्ठे देख लेते हैं और फिर उसके बाद डैड उन दोनों को अपने सामने बिठा लेते हैं और ली योंग की बहुत क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि ये वही बदमाश बॉस है ना जिसने सारी जिंदगी मेरी बेटी को इतना तंग किया, 9 साल अपने आगे पीछे भगाई रखा। और उसे खड़ूस सड़ियल पता नहीं कौन कौन से टाइटल्स भी दे देते हैं। वो जरा भी रोब में नहीं आ रहे थे कि वो इतना पावरफुल और बड़ा सीईओ है और साफ उसे कह देते हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भी अप्रूव नहीं कर रहा, मैं पहले तुम्हें टेस्ट करूंगा। किम काफी हैरान होती है तो अकेले में डैड उसे बताते हैं कि लड़का तो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद भी है, तुमसे लगता है कि प्यार भी बहुत करता है, लेकिन ऐसे क्या अपनी बेटी थाली में रख के उसे दे दूं? मैं उसे दिखाऊंगा कि कीमती चीजों को हासिल करने में बहुत मेहनत लगती है। दिल से तो मैंने इसे अपना दामाद मान लिया है। अब वो उसके साथ अकेले बैठकर कुछ बातें भी करते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। डैड उसे समझाते हैं कि किम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसने बचपन से लेकर अब तक कितना सफर भी किया है। और इन्हीं बातों की वजह से लगता है कि ली योंग को किम की और भी ज्यादा कदर होने लगती है। अब एक दिन ऑफिस में ली योंग किम के पास आता है और पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और यही मोमेंट उनके 3 कोलीग्स ने देख भी लिया था। ये देखते ही वो दोनों काफी डर जाते हैं, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब ली योंग और नहीं छुपाना चाहता था, उनको सामने खड़ा करता है और कह देता है कि मैं और किम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम प्यार में और जल्दी शादी भी करेंगे। लेकिन किम अभी ये बात अनाउंस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज किसी को ना बताना। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं सर हम नहीं बताएंगे, लेकिन पूरे ऑफिस में पहले ये रूमर्स फैल चुकी हैं, किसी ने आपको बाहर इकट्ठे आउटिंग करते हुए देख लिया था। और बस उसके बाद से हर जगह लोग किम के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि 9 साल सर के पास रही, इतने हैंडसम और इतने परफेक्ट मैन पर उसने बिल्कुल नागिन की तरह पहरा दिया, किसी और लड़की को क्लोज भी नहीं आने दिया और सबसे उनको छीनकर अब अपना बना लिया है। वो यही बोल रहे थे कि वो कितनी चालाक है। और यहीं पर किम की फ्रेंड्स की वॉशरूम में कुछ गर्ल्स से लड़ाई भी हो जाती है इसी बात को लेकर। किम काफी परेशान थी क्योंकि 9 साल से उसकी ऑफिस में सिर्फ रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब उसका इमेज खराब हो रहा था। ये बात का ली योंग को भी एहसास था। अब ली योंग उसे अपने साथ बाहर आउटिंग पर लेकर जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए और उसे यही समझाता है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब आउटिंग के बाद वो नाइट मार्केट में भी जाते हैं और किम स्टॉल से अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें ली योंग को भी खिलाती है। अब ये गॉसिप्स खत्म होनी थी जब एक और मुसीबत ऑफिस में आनी थी और वो ये थी कि उनकी एक प्रोडक्ट उसकी डिटेल्स चोरी हो गई थी, उनके डिजाइन कोई और चुरा कर बना रहा था, इसलिए सारे ऑफिस को ओवर टाइम करना पड़ेगा अपने डिजाइन में चेंजेस करने के लिए। अब सारे लोग इन्हीं कामों में बिजी हो जाते हैं और मिस्टर ली और किम को भी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। किम ने ये सारी सिचुएशन में ली का इतना अच्छा साथ दिया था कि आज पहली दफा उसे समझ आई थी कि वो ये जॉब क्विट क्यों करने वाली है। उसे लगता है कि जैसे वो बनी इसीलिए है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सेक्रेटरी बने और उसकी हेल्प करे। वो आज शाम को ली योंग से कह देती है कि मैं अक्सर सोचती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ली योंग की सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी के लिए, यही मेरा पैशन है और शायद मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, ना ही कोई और चीज खुशी दे सकती है। अब वो दोनों किम के घर पर जाते हैं। यहाँ पर ली योंग रोमांटिक होकर उससे कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और डिले नहीं चाहता मैं, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? और उसके बाद वो उसे किस कर ही रहा था कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए पहुंच जाता है और वो थे किम के डैड जो कि उसके बेड में लेटे हुए थे। वो चिल्ला कर इतना गुस्सा करते हैं कि लगता है कि ली योंग को एक मिनी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब वो उसे बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है किसी को प्रपोज करने का, मैं तो इतना रोमांटिक हुआ करता था, तुम मेरी बेटी को क्या कोई क्लाइंट समझते हो जिसपे तुम ये कह रहे थे कि मुझे अभी ये ऑर्डर चाहिए, इसमें देरी नहीं मैं चाहता, ऐसे नहीं, मेरी बेटी को उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा प्रपोजल तुम्हें देना ही होगा। और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर उसे ड्रंक कराकर डैड ने उसे टेस्ट कर लिया था, वो ड्रंक होकर भी यही कह रहा था कि वो किम से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो अब फाइनली इस हालत में डैड उसे अप्रूव कर ही देते हैं। अब वो टल्ली होकर घर आ रहे थे और किम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डैड उसे अपना दामाद और वो उन्हें अपने ससुर जी बोले जा रहा था। और यहाँ पर ली योंग की तो हालत देखने वाली थी। वो किम को इतना खुश होकर बता रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारे डैड को भी मना लिया है और तुम्हारी सिस्टर्स को भी, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं।
अब अगले दिन जब वो होश में आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों करा और वैसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो खुद को डांटे जा रहा था कि लियोंग तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, अपनी पर्सनैलिटी को क्यों भूल जाते हो। अब वो नेक्स्ट डे जाता है पार्क के पास, उसे पूछने लगता है कि मैं कैसे प्रपोज करूं किम को। वो कहता है मैंने तो अपनी वाइफ को ऐसे ही किया था एफिल टावर के सामने खड़े होकर, लेकिन वो कहता है फिर तो एक कर्ज लग गई है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई, मैं वहां पर कभी भी किम को प्रपोज नहीं करने वाला। अब उसके बाद आज किम अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने बाहर चली जाती है और घर पर बैठा लियोंग यही सोच रहा था कि वो कौन से आइडियाज लेकर आए जो सबसे यूनिक और सबसे रोमांटिक हो। अब वहाँ पर ये तीनों गर्ल्स बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं और इन दी एंड जब लियोंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो वही उठाती है और कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आ जाओ। अब जैसे ही लियोंग वहाँ पहुंचता है तो मिस बॉन्ग और मिस जिया दोनों ऐसे एक्ट करने लगती हैं कि जैसे वो उनका बॉस नहीं बल्कि कोई छोटा सा कोलीग हो। उसे उसके नाम से बुला रही थी, बॉस या सर नहीं कह रही थी, और साथ ही साथ उसे आइडियाज भी देने लगती हैं कि प्रपोज कैसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किम कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल प्रपोजल पसंद है। और तो और वो गर्ल्स उसकी वॉच और उसका वॉलेट भी उससे छीन लेती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये सारा कुछ वो अपने बॉस के साथ कर रही हैं। अब इसी तरह अगला दिन आ जाता है और वो दोनों वॉच और वॉलेट लेकर खड़ी हुई थी और किम से यही कह रही थी कि बस आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज हम फायर हो जाएंगे। डरते डरते बॉस को चीजें वापस करती है, लेकिन सर भी आगे से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं सेकंड चांस देता हूँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब वो तो चली गई थी अपनी जान बचाकर, लेकिन किम भी बहुत डर रही थी कि ड्रंक होकर उसने भी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, शायद उसे भी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने भी लियोंग को बहुत डांटा था जब वो डैड के साथ ड्रंक होकर आया था। अब उसके बाद लियोंग आज घर जाता है। मम्मी तो डरी हुई थी कि सियोंग भी किम को लाइक करता है, कहीं दोबारा से भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, लेकिन सियोंग कहता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, पहले ही मैंने लियोंग की सारी लाइफ नर्क बना कर रखी हुई थी। वो बाहर जाते हुए उसे कहने लगता है कि तुम उसे कब प्रपोज कर रहे हो, क्या मैं कुछ आइडियाज दूं? मेरे ख्याल से कि मैं एक सिंपल सी लड़की है, कोई फैंसी प्रपोजल मत लाना, बस ये सोचना कि वो प्लान ऐसा लगे कि सिर्फ और सिर्फ किम के लिए बना हुआ है। एक्चुअली वो रोमांटिक नॉवेल्स का राइटर था और बहुत अच्छे मशवरे दे सकता था और यही बेस्ट मशवरा था। अब लियोंग किम को बुलाता है, उसने सारा घर उसके लिए डेकोरेट करा हुआ था और उसके लिए कुछ स्पेशल लाइंस भी लिखी थी जो कि उनकी इकट्ठी लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी फेवरेट कैंडीज भी वहाँ पड़ी थी और वो उसके लिए पियानो पर एक गाना भी गाता है और ये गाना लगता था कि किम के लिए ही बना हुआ है। इसी तरह से वो किम को रियलाइज कराता है कि उसकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फिर नील डाउन होकर उसे प्रपोज कर देता है। किम की आंखों में आंसू आ गए थे, ऑफ कोर्स उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, ये एक आइडियल प्रपोजल था जो सिर्फ किम के लिए बना है। अब मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है और शादी की डिस्कशन करने के लिए किम को बुलाती है, उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें दिलाती है और कहती है कि फैमिलीज की पेरेंट्स मीटिंग पर तुम बहुत अच्छी सी तैयार होकर आना, जैसा बेटा था वैसी ही मम्मी थी। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत सजेगी, मैं एक परफेक्ट सासू माँ तुम्हें बनकर दिखाऊंगी, वैसे अगर मैं अपनी थोड़ी सी और केयर करूँ तो तुम्हारी सासू माँ नहीं कि तुम्हारी दीदी दिखूंगी। आज किम को समझ आ जाती है कि लियोंग बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। अब नेक्स्ट डे जब किम तैयार होकर आती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। ये वही ड्रेस था जो मम्मी ने उसके लिए खरीदा था, लगता है बना ही उसके लिए था। इतने में उसके डैड और उसकी सिस्टर भी आ जाते हैं और वो इतना लग्जरी और बड़ा घर देखकर एक दफा तो घबरा गए थे, लेकिन ऐसे एक्टिंग करने लगते कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों फैमिलीज जब आमने सामने बैठी हुई थी तो बिल्कुल ऑपोजिट लग रही थी। उनके इतने बड़े घर में उसकी छोटी सी फैमिली मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ किम और लियोंग की खुशी चाहते थे। यहाँ पर मम्मी कहने लगती कि शादी पर उन्होंने क्या क्या प्लान सोचा है और वो एक लग्जरी कार भी गिफ्ट में देना चाहती है किम को, लेकिन किम इनकार कर देती है। मम्मी को एक दफा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो छुपा लेती हैं और हंसने लगती हैं, कहती है कि मैंने किम से यही एक्सपेक्ट किया था, किम जैसे इजी है हम वैसे ही उसे अपनी फैमिली में स्वीकार करेंगे। अब लियोंग से तो दिन बिताए नहीं जा रहे थे, वो रोजाना कैलेंडर देखता था और एक एक दिन काटता जा रहा था। उनकी शादी करीब आ रही थी और उसके बाद वो अपना सपना पूरा करने के लिए वो न्यूली वेड वाले किचन वेयर भी खरीदने के लिए पहुंच जाता है। वो इतना एक्साइटेड था, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रख रहा था, इवन के उसे ये भी दिखाता है कि किम तुम इस तरह का हेयर स्टाइल बनाना, लेकिन किम देख रही थी कि वो ओवर ऑब्सेसिव हो रहा है और ना ही अपने काम पर कोई तवज्जो दे रहा है। अब एक दिन वो लोग अपने वेडिंग गाउन ट्राई करने के लिए जाते हैं, लेकिन किम अपने काम में बहुत बिजी थी। वो उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगी और यहाँ पर लियोंग उसका वेट करता रह जाता है, लेकिन किम को काम पर एक इमरजेंसी आ गई थी। वो तो बस खुद को ही दूल्हा बने देख रहा था कि मैं कितना सुंदर लगूंगा, लेकिन किम वहां पहुंची ही नहीं थी। अब वो उससे नाराज हो जाता है और किम उसे मनाने के लिए अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर वो उस ब्लाइंड डेट के साथ बैठी हुई थी। ये बात जैसे ही लियोंग को याद आती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उससे कहने लगता है हाँ मुझे सारी मेमोरीज आ गई, तो मेरे अलावा किसी और की टाई को यहाँ पर छू रही थी। किम बहुत कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे आदत पड़ गई थी, किसी की खराब टाई नहीं देख सकती थी। लेकिन लियोंग का मूड आज बहुत खराब था, एक तो वो ड्रेस ट्राई करने नहीं आई थी, दूसरी बात उसे गलत जगह पर ले गई थी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम भी उसकी बातें सुन सुनकर जल जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि मैंने कभी तुम्हें ताना दिया कि तुमने जी रान की खातिर मुझे कितना भगाया था और फूल लाने को कहा था। अब वो भी वहां से चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के पास और लियोंग पहुंच जाता है पार्क के पास। किम की बहुत सारी बुराइयां करता है। अब पार्क उसे समझाता है, वो मानता नहीं है, तो पार्क भी किम को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे अलावा कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है ना, उसके बारे में ऐसे मत बोलना। अब वो गुस्से में वहां से चला गया था और थोड़ी देर बाद पार्क की पुरानी वाइफ भी वहां आ गई थी जो कि उससे पैचअप करना चाहती थी और एंड टाइम पर वहां लियोंग भी कुछ उठाने के लिए पहुंच जाता है और उनके इस क्रेजी मूवमेंट को वो खराब कर देता है। उसने आज बदला ले लिया था, जैसे पार्क उसके मूवमेंट्स को हमेशा डिस्ट्रॉय करता था। उधर किम को रियलाइज हो जाता है कि अब उसे और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने पहले लियोंग को हर्ट किया, वो उसे जाकर जरूर मनाएगी। अब वो उसके घर पर आती है और जब वो देखता है तो वो बिल्कुल वही गाउन पहनकर रेडी हुई थी जो आज उसने ट्राई करना था। उसने रात को ही स्टोर खुलवा लिया था। अब वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी करते हैं और यहाँ पर उनकी सुलह हो जाती है। उसे अपनी दुल्हन बने देखने के बाद अब लियोंग से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो तो कैलेंडर पर ही चिल्लाने लगता कि जल्दी चलो, हमारा वेडिंग डे लेकर आ जाओ।
और फिर फाइनली उनकी शादी में सिर्फ एक ही दिन रहता था। ली योंग ने ये दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना है और किम मिसू ने अपनी फैमिली के साथ। वो दोनों अलग अलग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। डैड ने तो अपनी कटिंग भी करा ली थी उसकी शादी अटेंड करने के लिए और उन्हें लगता था कि यही उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है। उधर ली योंग को घर पर सियोंग कहता है कि कल शादी पर किम के लिए आर्टिफिशियल रोजेस का अरेंज करा लेना, क्योंकि तुम्हें पता है ना रियल से उसे एलर्जी है। ये बात तो ली योंग को पहली दफा पता चली थी। वो उसे मैसेज करता है और कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी पोलन एलर्जी का पता नहीं था, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। सारे लोग उनकी शादी पर पहुंचे हुए थे और मजे की बात है कि पार्क के साथ उसकी एक्स वाइफ आई हुई थी जिनकी अब सुलह हो चुकी है। जबकि उधर ली योंग आज बहुत कंफ्यूज हो रहा था। लगता है कि लाइफ में पहली दफा मिस्टर परफेक्ट को भी किसी चीज पर नर्वसनेस हो रही है। जबकि उधर जी राम भी उनकी शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन एक्चुअली वो तो कुछ स्पॉइल करने के इरादे से आई थी, लेकिन यहाँ पर स्पॉइल उसका अपना ही ड्रेस हो जाता है और वो शादी में कोई भी तमाशा किए बगैर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब फाइनली ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है और वो दिन आ चुका था जब ली योंग ने अपना वादा निभा दिया था किम मिसू से शादी का। उसने 24 ईयर्स पहले ये वादा किया था, जो कि आज वो पूरा कर रहा था और उनको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। और इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।